हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सभी लोग। सर सुबह से क्लास चल रही है, मेरे को पता है यार निकिता। सुबह से क्लास चल रही है। सुबह जीएसटी पढ़ पढ़ के सर हमारे खून में जो पहले रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हुआ करते थे, अब वो जीएसटी 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 हो गए। पर थोड़ा सा मेरा साथ दे देना बच्चे। थोड़ा सा मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, और हम लोग तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। मेहनत इसी का तो नाम है। जब हम अपनी कल्पनाओं के आगे, जब हम अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, मेहनत उसी को तो कहते हैं। तो बस साथ बनाए रखना। मैंने टीम को इसलिए कहा था कि 1 बजे इनकी क्लास खत्म हो रही है, तो मेरी 2:30 बजे से ही रखना, ताकि बच्चे आए तो सही, नहीं तो पता चला कोई नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वही तुम्हें बस थोड़ा सा माँ सर, मजा आया पर सर पार्टी मिल गई। सर मैं और रक्षिता चौहान साथ में हैं, क्या बात है। ऋषिता, मेरे को मालूम है, आपने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, आपने अपनी सारी आंसर शीट भेज दी है, मेरे ख्याल से हुजैफा ने भी भेजी हुई है। तो आई नो, मैं अभी यार एकदम से रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। मैं जब तक पूरे आंसर्स नहीं पढ़ लेता तब तक मैं रिस्पॉन्स नहीं देता हूँ यार। तो पूरे आंसर्स पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना बच्चे। तो थोड़ा सा वो जो टाइम लग रहा है, बस वो वाला टाइम लग रहा है, तो उतना आपको टाइम मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वो उसका टेंशन ना लें। सर एनर्जी लो है, आपके भरोसा है अभी हम, मतलब अच्छा आपके भरोसे हो, अभी आपके भरोसे हैं हम। सर मजे से पढ़ेंगे मस्त। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओए होए होए, एक बार ऐसे ऐसे अपने हाथ उठाओ सब लोग। ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे हाथ उठाओ। हाँ, ये बच्चे ने उठाया ना। एक बार बस 5 मिनट के लिए अपने कैमरे चालू करोगे। बस 5 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा। बस 5 मिनट के लिए मेरे को देखना है तुम ऐसे हाथ ऊपर उठा रहे हो या नहीं। अबे चैट में नहीं उठाने, असली में उठाने हाथ ऐसे। कोई कोई कैमरा नहीं ऑन कर रहा, कह रहा है सर हम नहीं ऑन कर रहे। आपने हमें तो देख लिया तो हमारे पंगे पड़ जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। चलो, ऐसे हाथ ऊपर उठा और बल्ले बल्ले करो। हुई हुई, बल्ले बल्ले। ऐसे इमेजिन करो, इमेजिन आंखें बंद करके इमेजिन करो कि तुम्हारा 25 फरवरी का दिन है। बढ़िया, तुमने लॉगिन मारा है और सर रिजल्ट आ गया है। सब में लिखा है पास, 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 पास। ओह गॉड, माय कसम, माय गॉड। ऐसे तुम चिल्ला रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी, तुम भी, तुम्हारे भाई बहन भी, तुम्हारे यहाँ पे जो हेल्पर्स आते हैं, वैसे बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले ऐसे करके डांस कर रहे हैं। और क्या ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मेरे को तो आवाज भी आ रही है। देखो देखो देखो, ये बच्चा देखो आवाज भी निकाल रहा है कि सर 25 फरवरी का दिन है, रिजल्ट आ चुका है। और हम तो ऐसे बल्ले बल्ले, शावा शावा, बल्ले बल्ले, शावा शावा ऐसे डांस कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो, अगर 25 फरवरी का वो दिन देखना चाहते हो, अगर उआ उआ की जगह उआ उआ करना चाहते हो, तो थोड़ा सा साथ दो। बस अपन 2 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर अपना जो ये चैप्टर है ईसीबी करके उसको खत्म करेंगे, बेहतरीन तरीके से निपटाएंगे। उसके बाद आप फ्री हैं। क्या मौसम है, बाहर घूमने जाओ, बल्ले बल्ले करो, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से तुम्हारे को छूट है, जो करना चाहते हो करो। पर अभी अपन को 2 घंटे बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ताकि 25 फरवरी का वो दिन तुम्हारे लिए बुरा दिन नहीं, बहुत 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 अच्छा दिन बन जाए। ठीक है, साथ में हो ना मेरे साथ। अरे साथ में हो या नहीं हो, थोड़ी सी एनर्जी आई आई आई। आ हा हा, ये देखो क्या क्यूट क्यूट हंसियां दे रहे हैं। आई ऐसे ऐसे मत हंस यार, यहाँ पे दर्द होता है। ओए होए, देखो तो सही, यहाँ दर्द सा उठ गया है मेरे तो दिल में। एकदम कत्ले ही मार दोगे यार, तुम तो ऐसे मत हंसो। क्या बात है। चलो, चलिए, अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के साथ, जिसका नाम है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। बच्चों, ये जो चैप्टर है ये क्या बात करता है, जब आप किसी और देश की कंपनी से या और देश की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा उठा के लेके आते हैं और इंडिया में इस्तेमाल करते हैं, या फिर फॉरेन में ही सही इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट है।
गुड आफ्टरनून सर, आज एग्जाम्पल्स आएंगे ना? मतलब हाँ हाँ, आज एग्जाम्पल्स आएंगे, बस तुम अपने दोस्तों को लेके चलो साथ में, और तुम भी चलो मेरे साथ, बहुत बेहतरीन मजा आएगा। चलो भाई, तो ये थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट की रेंज में आता है। वैसे तुम्हारे लिए डिफिकल्ट क्या है, तुम्हारे लिए सब आसान है, बस तुम्हें मेहनत करनी है, सब आसान है, ठीक है। वो संदीप माहेश्वरी जी है ना, जो यूट्यूब पे आते हैं, कहते हैं सब आसान है, उसी तरीके से ये निकुंज माहेश्वरी है जो कह रहा है सारे के सारे चैप्टर्स आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी, मेरे को पूरा भरोसा है मेरे बच्चों पे, एवरीथिंग विल बी नाइस एंड ग्रेट। ये यार, मैंने 4 से 5 तो लिखा हुआ है, पर ये 5 से 7 नंबर के लिए आ रहे हैं। मैंने अभी जो पेपर्स देखे, ये थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिखा हुआ है, ये ऑलमोस्ट 5 से 7 नंबर के लिए आ रहा है चैप्टर। तो यार चैप्टर अपने लिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, अपन को बिल्कुल भी इस पे मिस आउट नहीं करना है, ठीक है? चलो, सर इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या नहीं है, वो सब बाद की बात है, पर अभी हमें अपने चैप्टर पे ध्यान देना है। आओ चलो चलो, एक बार मेरे साथ सभी लोग बोल दो, सर हम तैयार हैं, हम रेडी हैं। जितने भी बच्चे हैं इस क्लास में, जल्दी से सब लोग बोलो, वी आर रेडी। और जो इस चैप्टर को यूट्यूब पे देखेंगे, उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, वी आर रेडी। जल्दी से सभी लोग लिखेंगे, बहुत एनर्जी के साथ। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, एनर्जी बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। कल गणपति बप्पा मोरिया का दिन था, कल गणेश जी का यानी स्थापना दिवस था, और देखो आज दूसरा ही दिन है जब अपन इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, और एक-एक कदम अपन एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बस गणपति बप्पा का हम नाम लेते हुए यही प्रार्थना करेंगे कि हे बप्पा, हमारा साथ दो, हमें इस पूरी जर्नी में एनर्जी दो, जहाँ हम थक जाए, वहाँ पे हमें थोड़ा-सा पुश दो, ताकि हम कभी भी ना रुके, कभी भी हम गिर ना पड़े, हम बस चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, और अपनी जर्नी को हम एक बार में पार कर जाएँ। हमें कोई भी रोकने वाली शक्ति हमारे आड़े ना आए। डिफ़िकल्टीज़ आए, प्रॉब्लम्स आए, समस्याएँ आएँ, पर उसको निकलने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास एनर्जी और सॉल्यूशन आए। बस यही हमारी उम्मीद है, ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएँ, हमें कोई ना रोक पाए। ठीक है? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, पहले हम थोड़ा-सा बेसिक समझेंगे, ताकि यार आप लोगों का जिसका भी बेसिक रह गया हो, उसको समझ में आ जाए। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों, जब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की। तो भाई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है जब आप फॉरेन से, कहाँ से बच्चों? फॉरेन से लोन लेते हो। फॉरेन से क्या करते हो? लोन लेते हो, फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, फॉर एनी कमर्शियल पर्पस, फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अगर तुम्हें याद हो, तो कल ही मैंने नंदिनी मैम के थ्रू आप लोगों को एक आर्टिकल भिजवाया। आर्टिकल किसका भिजवाया? स्पाइस जेट का। याद आ रहा है? ओए, 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 हाँ, चैट करते रहना है साथ में। अगर किसी ने चैट नहीं किया ना, तो देखना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। कट्टी कट्टी कर लूँगा मैं तुमसे, ऐसे कट्टी कर लूँगा मैं। ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो भाई स्पाइस जेट का मैंने तुम्हें एक आर्टिकल भिजवाया, और उस आर्टिकल के थ्रू मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिखाना चाहता था कि किस तरीके से हमारी बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज़ है, वो फॉरेन की कंपनीज या फिर फॉरेन के इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, ताकि भाई ताकि भाई इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर जो भी उनके ऑपरेशंस है, उस पे खर्चा किया जा सके। ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है बच्चों, उसको आपको एज पर द रेगुलेशंस ही उठाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने कितना भी मन किया, अपने चाचा की दुकान है, पैसा उठा के ले आए, ऐसे नहीं। अपन को कुछ रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है, और वो सारे रेगुलेशंस हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पर बिफोर वी स्टार्ट विद द रेगुलेशंस, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग समझे कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इसका मतलब क्या होता है। आओ देखते हैं। व्हेन एन इंडियन एलिजिबल एंटिटी, पहला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहा है? इंडियन एलिजिबल एंटिटी रेजेस कमर्शियल लोन्स। जब भी ये जो इंडियन एंटिटी है, वो कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए लोन उठाती है। और किससे उठाती है? एलिजिबल फॉरेन लेंडर्स, यानी कि जो फॉरेन के एलिजिबल लेंडर्स हैं, यानी कि जो लोन देते हैं, जब उनसे पैसा उठाया जाता है,
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों प्यार से? क्या कहते हैं? ओए ओए क्या क्या? इसको हम लोग प्यार से कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। क्या कहते हैं बच्चों? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अगर आपको ईसीबी का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, ईसीबी का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, तो कोशिश करो कि आप हमेशा ये डेफिनेशन लिख के आओ। बच्चों बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, ज्यादा कठिन डेफिनेशन नहीं है। लिखोगे तो एग्जामिनर थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाएगा, और जितना ज्यादा एग्जामिनर को इम्प्रेस करोगे उतना ज्यादा वो देगा। अरे वो देता ही चला जाएगा, देगा देगा देगा। क्या देगा? मार्क्स देगा। दिमाग ही खराब हो चुका है तुम लोगों का। भाई मार्क्स देता चला जाएगा। तो भाई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की यहाँ पे क्या मतलब बोला जाता है? कमर्शियल लोन रेज्ड बाय एलिजिबल इंडियन एंटिटी, यहाँ पे एलिजिबल इंडियन आएगा, एलिजिबल इंडियन एंटिटी from recognized non-resident entities and should conform to parameters such as minimum maturity, permitted and non-permitted use and maximum all-in cost ceiling। सर क्या होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग? आप दोनों ऊपर या फिर नीचे में से कोई सी भी डेफिनेशन ले सकते हैं। जब भी कोई एलिजिबल इंडियन एंटिटी कोई फॉरेन रिकॉग्नाइज्ड लेंडर से कमर्शियल लोन लेती है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और इसके अंदर आपको कुछ रिकॉग्नाइज्ड जो प्रिंसिपल्स है या फिर जो पैरामीटर्स है उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। जैसे कि मिनिमम मेच्योरिटी, आप कहाँ पे यूज कर सकते हो या नहीं यूज कर सकते, यानी कि परमिटेड एंड नॉन परमिटेड यूज। मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, यानी कि आप टोटल कॉस्ट कितना खर्च कर सकते हो लोन लेने के लिए, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ता है। इसके अंदर आपके सामने अलग अलग रेगुलेशन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसका सेक्शन 6(3)D, 6 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज डी। तो ये 6(3)D जो है सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी के अलावा आपके पास आता है बोरोइंग एंड लेंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन 2018, बोरोइंग एंड लेंडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज 2018। और उसके बाद आता है आपके पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट गारंटी रेगुलेशन 2000, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट गारंटी रेगुलेशन 2000। तो ये तीन आपके पास जो लॉ या फिर रेगुलेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और यहीं से आपका पूरा का पूरा जो ईसीबी का लॉ है वो निकल के आता है। अब मेरे बच्चों को ये अच्छे से ध्यान होगा कि भाई देसी और विदेशी दो तरीके की पसंदीदा होती है। क्या होती है? देसी और विदेशी। तुम्हें क्या पसंद है, देसी या विदेशी? अरे बता दो, क्या पसंद है, देसी या विदेशी? बच्चा कह रहा है सर हम संडे के दिन इतने अच्छे मौसम में क्लास ले रहे हैं, आप कहाँ देसी विदेशी पूछ रहे हो, और किस चीज के लिए पूछ रहे हो? रचित कह रहा है कि पर्पस के हिसाब से चलेगा। पर्पस क्या है? देखो रचित के गंदे ख्यालों में भी एकदम कॉन्सेप्ट की बातें आने लग जाती है, एकदम कॉन्सेप्चुअल बातें करने लग जाते हैं लड़का हमारा। भाई यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आप ईसीबी जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, वो दो करेंसीज में उठा सकते हो, या तो इंडियन करेंसी या तो फॉरेन करेंसी, या तो देशी या तो विदेशी। ओए होए क्या बात है। तो भाई आप फॉरेन करेंसी में भी चाहो तो ईसीबी रेज कर सकते हो, और चाहो तो इंडियन डिनोमिनेशन में भी ईसीबी रेज कर सकते हो। अच्छा सर अब ये फॉरेन करेंसी और इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी, इन दोनों का पर्पस क्या होता है? इन दोनों को अलग अलग रेवेन्यू या अलग अलग तरीके से पैसे उठाने की क्या जरूरत है? आप चाहो तो फॉरेन में भी रेज कर सकते हो, आप चाहो तो इंडियन में भी रेज कर सकते हो। तो कोई क्यों फॉरेन करेंसी में रेज करेगा या फिर कोई क्यों इंडियन करेंसी में रेज करेगा? इसका मेन पर्पस होता है बच्चों कि आपका मेन यूटिलाइजेशन पैसे का कहाँ है। आपका मेन पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। अब अगर आपका जो पैसा है जो आप लोन में उठाना चाह रहे हो वो इंडिया में खर्च होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इंडियन करेंसी में रेज करना पसंद करोगे। और वहीं पे अगर आपका फॉरेन में खर्चा होने वाला है, आप फॉरेन में खर्चा करने वाले हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप फॉरेन करेंसी में उठाना पसंद करोगे। अगर मेरे क्लास का जो भी बच्चा है, अगर जिसने रेगुलर क्लासेस अटेंड की है, उसको इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल याद भी होगा।
भाई हमने देखा था कि अडानी साहब का हमने एग्जांपल लिया था। सॉरी अडानी आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में और बाकी जगहों पे बहुत सारे अपनी माइंस वगैरह रन करते हैं। अब अगर उनको ऑस्ट्रेलिया में पैसा खर्च करना है, अगर मान लो वो यूएस से लोन ले रहे हैं और उनको ऑस्ट्रेलिया में पैसा खर्च करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कभी भी इंडियन करेंसी में लोन नहीं लेंगे, वो हमेशा फॉरेन करेंसी में ही लोन लेंगे। फॉरेन करेंसी में लोन लेके वो खर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जाके। तो भाई आपका पर्पस कहाँ है खर्च करने का पैसा, उसके बेसिस पे आपका जो करेंसी है वो डिसाइड होती है। अब अगर वहीं पे मान लीजिए अडानी साहब को इंडिया में खर्चा करना था, इंडिया में लोन के हिसाब से पैसा देना था, तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर इंडियन करेंसी में पैसा रेज करना पसंद करेंगे, क्योंकि फिर इंडियन करेंसी उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल बन जाएगी। हाँ या ना बोलो। यहाँ तक सभी लोग मेरे साथ में हैं? हाँ या ना बोलो सभी लोग। सभी लोगों का चैट में रिस्पॉन्स आते रहना चाहिए। मेरे को पता होना चाहिए कि भले ही संडे को हम लोग ये क्लास ले रहे हैं, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो संडे को हो रही है, पर मेरे बच्चों में इतना जान है, इतनी जान है कि संडे हो या मंडे वो कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ मेहनत करना जानते हैं। हाय हाय नजर ना लगे, थू 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 थू। चलो, तो भाई हमारे जो करेंसी होती है वो कैसी हो सकती है, या तो आपकी फॉरेन करेंसी जो भी आपकी फ्रीली कन्वर्टेबल है, यानी आप इंडियन रुपी से, सॉरी इंडियन रुपी कह रहा हूँ, आप यूएस डॉलर से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, या येन बहुत ज्यादा कन्वर्टेबल होता है, या आपका पाउंड, यूरोज, ये कुछ करेंसीज है जो आराम से कन्वर्टेबल होती है, आप उसको दूसरे करेंसी में इजीली एक्सचेंज या चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन रुपी, ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी रेस कर रहे हो तो आपको किस में पैसा मिलेगा, इंडियन रुपी के हिसाब से पैसा मिलेगा। सर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी कितने तरीके के होते हैं, और सर इनको कौन कौन उठा सकता है, कौन कौन एलिजिबल बोरोअर होता है, हमें इस पर डिस्कशन करना है। एंड प्लीज याद रखेंगे सभी लोग कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 3 नंबर का, 4 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। सर सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, बैंक लोन ले सकते हो। बैंक लोन का मतलब क्या होता है, आपने किसी फॉरेन बैंक से डायरेक्टली लोन रेज कर लिया, फॉरेन करेंसी में डायरेक्टली लोन रेज कर लिया, ये क्या होता है हमारा बच्चों, बैंक लोन। दूसरा होता है आप वहां के लोगों को, यानी कि जो फॉरेन के लोग हैं उनको बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हो। मैं यूएस में गया और मैं यूएस की ना सड़क पे जाके खड़ा हो गया, मैंने कहा मैडम 500 रुपए दो बॉन्ड लो, 500 रुपए दो बॉन्ड लो, 500 रुपए दो बॉन्ड लो, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। भाई प्रॉपर एक मैकेनिज्म होता है, प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके हिसाब से एक इंडियन कंपनी अपने बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स फॉरेन के लोगों को या फिर फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस को इशू कर सकती है, और उस पे वो फाइनली उनको या तो फिक्स्ड इंटरेस्ट देती है, या तो फिर जो इंटरेस्ट चेंज होता रहता है उस तरीके का इंटरेस्ट रेट डिसाइड करके इंटरेस्ट दिया जाता है। तो भाई अगर एक इंडियन एंटिटी चाहे तो फॉरेन में जाके अपने बॉन्ड और फिर जो डिबेंचर्स वगैरह है वो भी इशू कर सकती है, जिसके ऊपर फिक्स या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। आगे आगे आता है हमारे पास बच्चों ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स। सर ये ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है उधार में सामान लेना। अगर आप किसी से उधारी में सामान ले रहे हैं तो उसको हम लोग मानते हैं एज ट्रेड क्रेडिट, और वहीं पे अगर आप 3 साल से ज्यादा के लिए उधारी पे ले रहे हैं, इट इज फॉर मोर देन 3 इयर्स, तो फिर हम उसको ईसीबी के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं, हम उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की तरह कैटेगराइज कर देते हैं। सर एक एग्जांपल लेके बताओ ना, ताकि हमें समझ आ जाए। भाई मैं ना इंडिया में एप्पल के मोबाइल बनाता था, ओए होए आईफोन, अभी पता है तुम्हें सितंबर में आईफोन 16 भी लॉन्च होने वाले, 16 है 15, 15 तो हो चुका है, 16 लॉन्च होने वाला है। मैं ना इंडिया में एप्पल के मोबाइल बेचता हूँ, और सर ये यहाँ पे फॉरेन में बैठा हुआ व्यक्ति है, फॉरेन में बैठा हुआ यूएस का व्यक्ति है जो कि मेरे को मोबाइल सप्लाई करता है। क्या करता है, मोबाइल सप्लाई करता है। मैंने इसको कहा कि यार मेरे को ना तू 4 साल का क्रेडिट पे बेच देगा क्या, 4 इयर्स के क्रेडिट पे,
यानी मैं तेरे को 4 साल बाद पैसा पे कर दूंगा। आई विल पे यू आफ्टर 4 years। मैं पक्का पे करूंगा, पर 4 साल बाद पे कर पाऊंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा। चलेगा क्या तेरे को? अगर वो कहता है हाँ, तो ये आपका बन जाएगा क्या बच्चों? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अंडर ट्रेड क्रेडिट फॉर मोर देन 3 years। तो जहां पे भी हम लोग कहते हैं कि अगर इंडियन एंटिटी को फॉर मोर देन 3 years उधारी पे गुड्स मिल रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेड क्रेडिट फॉर मोर देन 3 years। सभी को ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक सभी लोग समझ में है कि एक बार चैट में लिखो फटाक से। सर वो सबसे पहले कहाँ लॉन्च होगा? यूएस में होता है यार, सबसे पहले ना यूएस में होता है, फिर बाद में इंडिया में आता है। सर आप ले लेना 16 प्रो मैक्स, बिल्कुल। तुम सब लोग मेरे को हजार हजार रुपए दे देना, फिर 40 1 हजार रुपए तो हो ही जाएंगे, बाकी का मैं मिला दूंगा। ठीक है, इतना तो तुम कर ही सकते हो। दे देना, दे देना। ठीक है, चलो। आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा। आगे, आगे क्या कह रहे हैं? और ये पुराना फोन आप मुझे दे देना। अरे भाई रचित, तू सीएस बनने वाला है, तेरे को मैं पुराना फोन देके तेरी इज्जत गिराऊंगा क्या? बल्कि तू मेरे को नया फोन गिफ्ट करना, क्योंकि तू सीएस बनने वाला है, तो कायदे से तेरे को देना चाहिए, मेरे को नहीं। सर फ्लोटिंग एंड फिक्स रेट नोट्स वाला क्या था? वो था आपका डिबेंचर्स बच्चे, कि आप फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है, जबकि फिक्स रेट का मतलब होता है कि आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा वो फिक्स्ड रहेगा। तो ये तरीके के बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स भी इशू किए जा सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? सर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स भी इशू किए जा सकते हैं। सर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब होता है ऐसे बॉन्ड जो सब्सिक्वेंटली इक्विटी में कन्वर्ट किए जा सके। तो अगर मान लो रिलायंस कंपनी कल को बॉन्ड्स इशू करती है और वो कहती है कि 10 साल बाद हम इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे या किसी और फॉर्म ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो कहलाता है हमारा क्या बच्चों? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। और वहीं पे सर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बॉन्ड्स का मतलब होता है जहां पे बॉन्ड्स इशू करने वाली कंपनी एक है, पर बाद में जब कन्वर्ट होंगे तो शेयर्स जिस कंपनी के कन्वर्ट होंगे वो दूसरी कंपनी है। सर मतलब समझ नहीं आया। बॉन्ड्स इशू कर रही जियो है, बॉन्ड्स इशू कर रही जियो है, पर इसको कन्वर्ट करने वाली यानी कि आपको कन्वर्जन पे रिलायंस के शेयर्स मिलेंगे। ये क्या हो जाता है? रिलायंस के शेयर्स मिलेंगे। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बॉन्ड्स। क्या हो जाता है? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बॉन्ड्स। तुम जानते हो एक मूवी भी आई थी जो कि इसके ऊपर पूरी फिक्स बैठती है, मेरे ब्रदर की दुल्हन। मेरे ब्रदर की दुल्हन, एमबीडी। उसका बड़ा फेमस गाना भी था, ढूंढू मैं ढूंढू मेरे ब्रदर की दुल्हन, दिल से दिल ही हो वो। अ, ऐसा कुछ तो गाना था। तो वो, ठीक है, तो वो काफी अच्छा सा गाना था। तो मेरे ब्रदर की दुल्हन करके एक मूवी थी, उसके अंदर वो ना, उसके अंदर मेरे को एक्टर्स एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, पर उसके अंदर कैटरीना कैफ थी। और कैटरीना कैफ का ये था कि उसको देखने के लिए एक लड़का जाएगा, पर उसकी शादी किसी और लड़के से होगी। तो पसंद करने का काम, देखने का काम, ये सब करने का काम एक दूसरे एक्टर का होगा, पर शादी किसी दूसरे एक्टर से होगी। ये आपका क्या है? ये है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। कि बॉन्ड्स कोई दूसरी कंपनी इशू करेगी, पर जब वो कन्वर्ट किए जाएंगे तो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स ऑफ डिफरेंट एंटिटी। ये हमारा क्या होता है बच्चों? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बॉन्ड्स। क्या होता है बच्चों? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बॉन्ड्स। आगे, फाइनेंशियल लीज। बच्चे फाइनेंशियल लीज का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल लीज का मतलब होता है जब भी आपको, यहाँ पे ध्यान देना, तुमने फाइनेंशियल लीज का कॉन्सेप्ट शायद से इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, पर फाइनेंशियल लीज का मतलब क्या होता है?
हाँ हाँ ठीक है मुजम्मिल, अपने तबीयत का ध्यान रखो, दैट इज मोर देन इम्पोर्टेंट यार। मुजम्मिल कह रहा है मेरे को ना बहुत तेज बुखार आ रहा है। बहुत तेज बुखार क्या होता है? बुखार आ रहा होता है ना, बहुत तेजी से आ रहा है, आके निकल ही गया। चलो भाई, फाइनेंशियल लीज का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल लीज का मतलब होता है जब एक फॉरेन एंटिटी एक इंडियन एंटिटी को अपने कोई एसेट्स लीज पे दे देती है, यानी कि रेंट पे दे देती है, और उस एसेट से रिलेटेड जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, बेनिफिट्स होंगे, जितने भी तरीके का आपका, जो भी तरीके का उससे एसोसिएटेड बेनिफिट्स, लॉसेस, लाइबिलिटीज जो भी होंगे, वो सारी चीजें जब आ जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्या? फाइनेंशियल लीज। ऋषिता तेरा बस एक सेकंड डाउट ले लूं, फिर तू भली चले जाइयो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई, जब भी कोई फॉरेन एंटिटी इंडियन एंटिटी को अपने एसेट्स देती है और उससे एसोसिएटेड जो भी लाइबिलिटीज होंगी, बेनिफिट्स होंगे, वो सारी की सारी इंडियन एंटिटी की हो जाते हैं, वो सारे के सारे इंडियन एंटिटी का बन जाता है। उसको हम लोग कहते हैं बच्चों फाइनेंशियल लीज। क्या कहते हैं बच्चों? फाइनेंशियल लीज। ये जो फाइनेंशियल लीज होता है बच्चों, ये भी आपका क्या हो जाता है? ये भी आपका एक तरीके का क्या बन जाता है? ये आपका एक तरीके का ईसीबी का फॉर्म होता है। ये आपका क्या हो जाता है बच्चों? ये आपका सारा के सारा तरीके का एक ईसीबी बन जाता है। अब ऋषिता पूछ रही थी सर एक बार ट्रेड क्रेडिट वापस से समझा दो ताकि हमें समझ में आ जाए। ऋषिता, तू ऐसा करती होगी ना, मेरे को पक्का भरोसा है। ऋषिता जैन, मेरे को एक चीज बताना, आरजे, तू उधारी पे सामान उठाती होगी ना? हाँ हाँ, उधारी से सामान उठाती होगी ना, कि अरे ओए भैया सूजी है सूजी, अरे सूजी है क्या? वो कहता होगा हाँ मैडम है ना। तो फिर ऋषिता कहती होगी फिर तो दुखता होगा। नहीं नहीं, ऋषिता जैन कहती होगी अगर सूजी है तो आप मेरे को सूजी दे दो, रवा दे दो, और आप मेरे खाते में लिख देना। खाता समझते हैं? खाता इज कि आप मेरे अकाउंट में लिख देना, मैं बाद में इसका पेमेंट कर दूंगी। ऋषिता जैन ऐसा कहती होगी। ये जो आपने कहा कि भाई, ये जो आपने कहा कि मेरे खाते में लिख देना, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगी, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। जब भी आप उधार में कोई सामान उठाते हो, उधार में कोई सामान लेते हो, ऑन क्रेडिट जब भी आप कोई गुड्स लेते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्या? ट्रेड क्रेडिट। क्या कहते हैं? ट्रेड क्रेडिट। और यही अगर फॉर मोर देन 3 इयर्स हो जाए, फॉर मोर देन 3 इयर्स, तो ये आपका एक तरीके का ईसीबी बन जाता है। क्या बन जाता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बन जाता है। ऑब्वियसली प्रोवाइडेड कि आप ये फॉरेन एंटिटी से उठा रहे हो। फॉरेन एंटिटी से जब आप उठाओगे क्रेडिट पे गुड्स, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? उसको हम लोग कहेंगे एक तरीके का ईसीबी। फटाक से सभी लोग चैट में लिखेंगे और घर पे भी एक बार बोलेंगे, हमने कौन कौन से तरीके के फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी पढ़े? हमने 6 तरीके के ईसीबी, फॉरेन डिनोमिनेटेड ईसीबी पढ़े। सर क्या क्या है, मेरे साथ बोलो। सर पहला तो आता है बहुत ही सिंपल सर, बैंक लोन। बैंक से हमने लोन ले लिया, बहुत ही सिंपल सर। फिर दो तो बड़े ही सिंपल है सर, दो में तो क्या ही दिक्कत है? फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। सर सो सिंपल सर, थोड़ा तो आप कठिन बोलो। तीसरा भी सर फाइनेंशियल से रिलेटेड आता है, सॉरी चौथा, ये सर फाइनेंशियल लीज। वाओ, याद हो गया सर, याद हो गया। सर एक चीज और आ रही है, सर ये हम बोलेंगे सर फिक्स एंड फ्लोटिंग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। फिक्स एंड फ्लोटिंग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बच्चों। तो ये आपके हो गए सारे तरीके के, और एक लास्ट आ जाता है सिंपल सा, ट्रेड क्रेडिट फॉर मोर देन 3 इयर्स। लास्ट क्या आ जाता है? ट्रेड क्रेडिट फॉर मोर देन 3 इयर्स। सभी लोग मेरे साथ में हैं, एक बार फटाक से बता दो, इज एवरीबॉडी विथ मी? सभी लोग चैट में बोलते रहो यार, थोड़ा सा अपन को मेहनत करती रहनी है। क्या बात है, एक सेकंड प्लीज काम करें यार, गर्मी हो रही है यहाँ पे तो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, वेरी नाइस, विथ यू, वेरी गुड। रक्षिता,
आपको समझ में आ गया? आरजे, क्या आप मेरे साथ में हो? चलिए आगे। सर इसके अंदर एलिजिबल बोरोवर्स कौन-कौन हो सकते हैं? यानी कि कौन-कौन हो सकता है जो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रेज़ कर सकते हैं? ये हमें पढ़ना है। पहला आता है आपका सारी की सारी एंटिटीज़ जो एफडीआई लेने के लिए तैयार हो। सर मेरे मैसेज आ रहे हैं आपके पास? बिल्कुल आ रहे हैं विवेक। तो जितनी भी एंटिटीज़ एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने के लिए तैयार है या फिर एलिजिबल है, वो सारे के सारे आपके ईसीबी के अंदर बोरोवर भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पोर्ट ट्रस्ट, तीसरा यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फिर एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया और फिर सिडबी। सिडबी मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये होता है आपका सिडबी, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है। इसको भी फॉरेन डिनोमिनेटेड ईसीबी रेज करना अलाउड होगा। जबकि एक्सिम बैंक क्या होता है? एक्सिम बैंक आपका होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को हम लोग एक्सिम बैंक कहते हैं। ये जो एक्सिम बैंक है इसको भी ईसीबी रेज करना अलाउड होता है, कोई भी तरीके का दिक्कत नहीं है। अदर देन दिस, जो भी आपकी यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी कि ऐसी एंटिटीज जो कि हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनाई जाती हैं, उनको भी हम लोग ईसीबी रेज करना अलाउ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लास्ट आता है पोर्ट ट्रस्ट। ये अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हमारे देश में जितने भी शिप्स वगैरह के लिए पोर्ट्स है ना, जो शिप जहाँ पे उतरता है जिसको हम पोर्ट कहते हैं, तुम्हें पता होगा। जैसे हमारे बॉम्बे में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उसके बाद आपका है कंडला पोर्ट, उसके बाद आपका आता है विशाखापट्टनम पोर्ट, उसके बाद यहाँ पे भी एक बहुत पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट। ये सारे पोर्ट्स जो है ना वो ट्रस्ट फॉर्म में चलते हैं, ट्रस्ट के रूप में चलते हैं। तो ये जो पोर्ट्स होते हैं इनको अलाउ किया जाता है कि ये भी बिल्कुल ईसीबी रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अलग-अलग कंपनीज या फिर अलग-अलग जो ट्रस्ट इन पोर्ट्स को चलाती हैं, वो भी फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रेज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना बोलो, सभी लोग यहाँ पे मेरे साथ हैं। हाँ या ना बोलो फटाक से, सभी लोग मेरे साथ हैं, क्या बात है। और मैं पहले ही बता दूँ, जो यूट्यूब पे भी देखेंगे उनको भी कमेंट में बोलते रहना है। जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा यार। दिल को टच करने वाली बात है और मेरे बच्चों के साथ तो मेरा दिल का कनेक्शन होता है, मेरे को ये पता है। चलिए, एक बच्ची पूछ रही है, चारू पूछ रही है कि सर ये फाइनेंशियल लीज़ एक बार वापस से बता दीजिए। फाइनेंशियल लीज का मतलब क्या होता है चारू? बस इतना आप समझिए कि जो फॉरेन एंटिटीज होती हैं वो इंडियन एंटिटीज को अपने एसेट्स वगैरह दे देती हैं यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को ना न्यूयॉर्क में जाके अपना ऑफिस इस्टेब्लिश करना है। अब न्यूयॉर्क में बिल्डिंग खरीदना या फिर ऑफिस स्पेस खरीदना बहुत ज्यादा महंगा होता है। ऐसे में मैंने एक कंपनी को कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि मेरे को आप 50 साल के लिए अपनी प्रॉपर्टी लीज पे दे दीजिए। उससे अराइज होने वाला बेनिफिट भी मेरा, उससे जो लॉसेस होंगे वो भी मेरे, कल को अगर कोई लाइबिलिटीज अराइज हो जाती है तो वो भी मेरी, सब कुछ मेरा होगा। मैं आपको इसके बदले में जो ये होता है रेंट होता है या फिर जो भी अमाउंट होता है वो पे करता रहूंगा। इसको हम फाइनेंशियल लीज कहते हैं, समझा? सर मुझे करेंसी एक्सचेंजेबल वाला एक बार बताओ। बच्चे करेंसी एक्सचेंजेबल का मतलब होता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल का मतलब होता है मुस्कान, जहाँ पे बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी कोई और होगी, पर जब उसको कन्वर्ट किया जाएगा तो जिस कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा वो कोई कंपनी दूसरी होगी। तो अगर मान लीजिए बॉन्ड इशू करने वाली जियो है, पर कल को इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा रिलायंस कंपनी के शेयर्स में। रिलायंस कंपनी दूसरी है, जियो कंपनी दूसरी है। भले ही वो सेम ग्रुप की कंपनीज है पर अलग-अलग कंपनीज है। तो जब ऐसे बॉन्ड इश्यू करने वाली कंपनी कोई और है, पर उसको जब कन्वर्ट किया जाएगा शेयर्स में तो वो दूसरी कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। समझ में आया मुस्कान? सभी को यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल सिमरा आपके मैसेजेस आ रहे हैं। एंड दीज पोर्ट्स आर ओन्ड बाय अडानी, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है परी। दीज पोर्ट्स आर ओन्ड बाय ट्रस्ट। इनको अलग-अलग ट्रस्ट चलाती है, अलग-अलग तरीके के ट्रस्ट होते हैं
जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सब कुछ अडानी को ही दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हवाबाजी करने की बातें हैं। अडानी देश में ऐसा कोई बहुत तोप काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई सब कुछ ही अडानी को दे दिया है, बिना अडानी के सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिए। चलिए आगे, हमने यानी फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबीज को अच्छी तरीके से देखा। अब हमारे पास आता है इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी। सर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी ऑब्वियस सी बात है किस करेंसी में होगा, इंडियन रुपीज के अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसके अंदर आप किस किस तरीके से ईसीबी रेज कर सकते हो, कुछ तो बड़ी ही सिंपल है, बैंक लोन, फ्लोटिंग फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स और डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे एक ये नई कैटेगरी ज्वाइन हो जाती है, ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स, फाइनेंशियल लीज, और फाइनली आता है प्लेन वेनिला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड ओवरसीज। सर इसके अंदर आपके कितने पॉइंट्स आते हैं, 5 पॉइंट्स आते हैं इंडियन डिनोमिनेटेड ईसीबी के अंदर। क्या क्या आता है बच्चों, बैंक लोन, फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 इयर्स, फाइनेंशियल लीज एंड प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड ओवरसीज। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट लिस्ट सेम ही है, बस दो चीजें नहीं नई ऐड हो जाती है। पहला है आपका प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड ओवरसीज, और दूसरा हो जाता है आपका क्या बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स वाला पॉइंट। आपको याद रखना है कि आप इन दोनों के अंदर कंफ्यूज ना हो जाए, पता चला फॉरेन करेंसी के आपने इंडियन करेंसी में लिख दिए और इंडियन करेंसी वाले आपने फॉरेन में लिख दिए, ये गलती मत करके आ जाना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भाई यहाँ पे वो कहते हैं, ध्यान दो, सर प्लेन वेनिला, बाकी तो मेरे ख्याल से इजी लग रहा होगा, कोई ज्यादा कठिन होगा नहीं। मेन जो डिफिकल्टीज आती है वो है सर प्लेन वेनिला रुपी डिनोमिनेटेड क्या होते हैं। शिवांशी अभी तो बताया फ्लोटिंग एंड फिक्स नोट क्या होते हैं, अभी तो बताया बच्चे। फ्लोटिंग एंड फिक्स रेट का मतलब होता है, फ्लोटिंग का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं रहेगा, जबकि फिक्स रेट का मतलब होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स पे जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो फिक्स रहेगा। तो फ्लोटिंग और फिक्स दोनों तरीके के आप बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। समझ में आया शिवांशी? सर ये प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स क्या होते हैं, प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड ओवरसीज का मतलब क्या होता है। भाई ध्यान देना, हमारे देश में ना हम लोग पता नहीं क्यों खाने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हमारे देश में दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है आपके मसाला बॉन्ड्स और दूसरे होते हैं आपके प्लेन वनीला बॉन्ड्स। प्लेन वनीला, सर प्लेन वनीला एक आइसक्रीम का फ्लेवर है, मेरे को लगता है तुम्हें पता ही होगा प्लेन वनीला, और इसके अंदर ना कुछ खास स्वाद नहीं होता, यानी ऐसा लगता है बस थोड़ा सा उन्होंने क्या डाल दिया, दूध लिया उसके अंदर शक्कर डाल दी, पानी डाल दिया और थोड़ा सा कुछ फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया और फिर आपको सर्व कर दिया। प्लेन वनीला बड़ा ही सिंपल सा होता है। सर डिनोमिनेटेड है, डोमिनेटेड नहीं, तो डिनोमिनेटेड, ओहो क्या बात है अर्पित, ये तूने अच्छी गलती बता दी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। डोमिनेटेड, डिनोमिनेटेड, सॉरी, थैंक्स यार, थैंक यू बताने के लिए। अर्पित कह रहा है आज तो साला मैं तो साहब बन गया, है ना। भाई यहाँ ध्यान दो, तो भाई आपके जो प्लेन वनीला बॉन्ड्स होते हैं ना, ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसके अंदर यूजुअली ज्यादा कोई भी तरीके का, ये बेसिक तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, इसके अंदर कोई भी तरीके का खास चेंजेस नहीं होते, रिस्क ज्यादा नहीं होता है, ये बड़े ही सिंपल तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जहां पे आपके रिस्क कम होता है, आपको एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता ही रहेगा, उसको हम प्लेन वनीला बॉन्ड्स कहते हैं। पर वहीं पे आपके ऐसे बॉन्ड्स जो कि थोड़े से रिस्की होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन के बेसिस पे ये भी चेंज होते रहते हैं, उनको हम कहते हैं मसाला बॉन्ड्स। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जो आपके प्लेन वनीला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होंगे, जो आपने फॉरेन में इशू किए होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी,
यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा है। अबे मैंने इतनी जगह गलती कैसे कर दी है? ये थोड़ी-सी यार मेरे से पता नहीं कैसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। दिस शुड बी ऑब्वियसली डिनोमिनेटेड। ये यहाँ पे भी डिनोमिनेटेड आएगा। डोमिनेटेड क्यों लिखा है? यानी ऑब्वियस सी बात है कि इनके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। ठीक है? क्या कह रहे हैं? सर एक बार फिर से ये वाला बता दीजिए, मेरा कनेक्शन चला गया था। कोई बात नहीं, वापस से बता देंगे। भाई प्लेन वनीला बॉन्ड्स कैसे होते हैं? ये वैसे बॉन्ड्स होते हैं जिनके अंदर रिस्क कम होता है। ये बेसिक या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के होते हैं। इनके अंदर रिस्क वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है? तो इनके अंदर रिस्क कम होता है और ये बहुत बेसिक फॉर्म के आपके जो बॉन्ड्स होते हैं, ये उस तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। समझा आपको? मुस्कान, हेलो मुस्कान, 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 समझ में आया? एक बार बता दो। ठीक। सर, आपके इंडियन डिनोमिनेटेड ईसीबीज़ को कौन बोरो कर सकता है यानी एलिजिबल बोरोवर्स कौन-कौन से हैं? पहले तो ये सारे बोरोवर्स जो कि अदरवाइज़ ईसीबी रेज़ कर सकते हैं। यानी ये पूरी की पूरी लिस्ट आपकी यहाँ पे एज़ इट इज़ कॉपी होती है। और साथ ही साथ में एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे जुड़ जाता है। क्या है सर? रजिस्टर्ड एंटिटीज़ एंगेज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ लाइक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज़, ट्रस्ट सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव्स। सर कौन-कौन यहाँ पे ऐड हो जाता है आपका? रजिस्टर्ड एंटिटीज़ एंगेज इन माइक्रो फाइनेंस लाइक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी ट्रस्ट सोसाइटीज कोऑपरेटिव्स हैं वो सारे यहाँ पे ऐड आपके हो जाते हैं। तो सर जो भी जब भी अगर क्वेश्चन आता है, अगर मान लो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन है हु आर एलिजिबल हु आर एलिजिबल बोरोवर्स अंडर इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, तो आपको याद रखना है कि आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट लिखनी है और साथ में ये वाला पॉइंट भी लिखना है। थोड़ा-सा एक बार वापस से रिवीजन का भी रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें याद आए। सर हमने पढ़ा देसी, विदेशी 2 तरीके के बॉन्ड हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स। इंडियन रूपी के अंदर सर क्या-क्या फॉर्म हो सकता है हमारा? बैंक लोन, फाइनेंशियल लीज़, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और एक बॉन्ड आता है आपका ट्रेड क्रेडिट फॉर मोर देन 3 इयर्स एंड फाइनली प्लेन वनीला बॉन्ड्स इश्यूड ओवरसीज। ठीक है सर, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके एलिजिबल बोरोवर्स कौन-कौन हो सकते हैं? वो सारे लोग जो कि अदरवाइज़ ईसीबी रेज़ करने के लिए एलिजिबल है, पॉइंट 1। और पॉइंट 2 होता है ऐसे सारे ऑर्गेनाइज़ेशन जो माइक्रो फाइनेंस में एंगेज्ड हो, जैसे कि आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट वगैरह-वगैरह। वहीं पे अगर हम फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स की बात करें तो उसके अंदर 6 पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल, फॉरेन करेंसी आपका एक्सचेंजेबल, उसके बाद आता है आपका ट्रेड क्रेडिट फॉर मोर देन 3 इयर्स और एक लास्ट पॉइंट आता है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का पॉइंट नहीं आता। और सर कौन-कौन एलिजिबल होते हैं बॉन्ड्स रेज़ करने के लिए? इसके अंदर एलिजिबल बोरोवर्स की लिस्ट क्या है? एक्सिम बैंक, सिडबी, आपके ऑल द एंटिटीज हु आर एलिजिबल टू रेज़ एफडीआई। उसके बाद सर 2 पॉइंट तो बड़े ही सिंपल थे। अ, को ट्रस्ट एंड फाइनली यूनिट्स इन एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या सभी लोग यहाँ तक मेरे साथ में हैं? एक बार बता दो। क्या सभी लोग यहाँ पे मेरे साथ में हैं? फटाक से बताओ मेरे को। सभी का मेरे को चैट में रिप्लाई चाहिए। याद कर रहे हो साथ में या सिर्फ मेरी अच्छी सी शक्लें देखने आ गए हो? याद कर रहे हो ना? क्या बात है। वेरी गुड बच्चे। रिप्लाई करते रहना है, सभी को साथ में बने रहना है। बस देखो, देखते ही देखते 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला। यानी हम कितने बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। बच्चा वहाँ पे कह रहा होगा सर हमें पता चल रहा है 1 घंटा हो गया, आपको नहीं पता चल रहा होगा। हमसे पूछो हमारी दास्तान। चलो, मैराथन में सब कवर हो जाता है। बिल्कुल सिमरन, मैराथन में सब अपन कवर करते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है? रिविज़न लेक्चर्स का पर्पस ही ये है कि आपका सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से चलें। ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स कौन-कौन होते हैं? यानी कि अभी तक हमने पढ़ा कि कौन-कौन ले सकता है।
अब हमें बताना है कौन-कौन दे सकता है। लेन-देन की बातें हमें करनी है। सर तो लेने की बातें हमने कर ली, अब हमें देने की बातें करना है कि कौन हमें लोन दे सकता है, ठीक है? तो भाई यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले तो रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सर ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? ये अलग-अलग कंट्रीज का एक ग्रुप है। ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है ना, वो बहुत सारी कंट्रीज का एक ग्रुप है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म और ऐसे तरीके की चीजों से लड़ने के लिए साथ में आए हैं। इनका मेन काम ये है कि जो ड्रग के कारण से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या टेररिज्म के कारण से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या अब तो क्रिप्टो करेंसी या ऑनलाइन फ्रॉड के कारण से जो ये सब गलत काम किया जाता है, उसको रोका जाए। तो अगर आप ऐसे किसी कंट्री के मेंबर हैं, रेसिडेंट हैं, तो बिल्कुल आप लोन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप रेसिडेंट हैं ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, अगर आप ऐसे कंट्री के रेसिडेंट हैं जो कि मेंबर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, तो भी आप एक रिकॉग्नाइज लेंडर के तौर पे आ जाएंगे। तो सर दो तरीके के आपके रिकॉग्नाइज लेंडर होते हैं। पहला तो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विच इज अ मेंबर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, या फिर रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विच इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। या तो आप फटाफट के मेंबर हो, या तो आप इसको उसको के मेंबर हो, इसके उसको या फिर फटाफट, दो में से जिसके भी कंट्री मेंबर के अगर आप प्रेसिडेंट हो, तो आपको हम रिकॉग्नाइज लेंडर के तौर पे मान लेंगे। ठीक है सर। अगला लिस्ट क्या कह रहे हैं वो, मल्टीलेटरल और रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन विच इंडिया इज अ मेंबर कंट्री। ओ माय गॉड, सर ऐसा कोई मल्टीलैटरल या फिर रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर ग्रुप जिसका इंडिया एक मेंबर है। सर एक एग्जांपल दे दो, जैसे कि आपका आ जाता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का इंडिया भी मेंबर है और वो हमें रेगुलर बेसिस पे लोन देता रहता है। इसके अलावा एशिया डेवलपमेंट बैंक, ये भी एक तरीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया मेंबर है और वो लोन वगैरह देते रहते हैं। आईएमएफ, ये कंट्रीज को हेल्प करती है। आईएमएफ जो होता है वो कंट्री को लोन देती है, कभी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को लोन नहीं देती। पर डेफिनेटली आईएमएफ भी एक तरीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया एक मेंबर है। पर अभी आप अगर आपको एग्जांपल के तौर पे भी पूछा जाता है तो आप ये दो ही एग्जांपल लेंगे, वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक जिसका इंडिया एक मेंबर है और वो इंडिया को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। तो भाई यहाँ से भी अगर लोन आ रहा है जिसका इंडिया एक मेंबर है, तो उसको भी हम रिकॉग्नाइज लेंडर के रूप में कंसिडर करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं वो ध्यान से दो। इंडिविजुअल इफ ही इज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी और होल्ड फॉरेन लिस्टेड बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर। सर अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो भी हमारा रिकॉग्नाइज लेंडर बन सकता है, प्रोवाइडेड या तो वो हमारे कंपनी का शेयर होल्डर हो या फिर उसने हमारे कंपनी के बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स परचेज करके रखे हो। तो इंडिविजुअल हमारा बोरो लेंडर सॉरी कब बन सकता है, जब या तो वो हमारे कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर हो या फिर उसने फॉरेन में हमारे बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स परचेज करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। बाकियों को हम अलाउ नहीं करते। आगे क्या कह रहे हैं सर वो, और लास्ट पॉइंट जो आ रहा है हमारे पास कि भाई फॉरेन ब्रांचेस या फिर सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक कैन ओनली लैंड फॉरेन करेंसी लोन। कि सर जो फॉरेन ब्रांचेस या फिर सब्सिडरीज हैं इंडियन बैंक की, वो भी लेंड कर सकती है लोन, बट ओनली इन फॉरेन करेंसी, वो लोन दे तो सकती है बट सिर्फ कौन से करेंसी में, फॉरेन करेंसी में ही दे सकती है। ठीक है सर। अच्छा, पर उनके ऊपर तब भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस है? ना तो वो एफसीसीबीज़ ले सकती हैं, ना ही वो एफसीईबीज़ को सब्सक्राइब कर सकती हैं। यानी किसी भी तरीके के ऐसे लोन उनको देना अलाउड नहीं होगा, जिसके अंदर बाद में उनके पास शेयर्स परचेज़ करने की रिक्वायरमेंट अराइज़ हो जाए। तो ना तो वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स परचेज़ कर सकते हैं, वो कौन? इंडियन बैंक्स की फॉरेन सब्सिडरीज़ या फिर ब्रांचेज़। ना तो वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं, ना ही फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में वो किसी भी तरीके से अंडर राइटिंग का काम भी नहीं कर सकते। अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है?
गारंटी लेना कि कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपके शेयर्स की सब्सक्रिप्शन करेंगे या हम आपके बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं अंडर राइटिंग। तो सर अंडर राइटिंग करना भी अलाउड नहीं होगा। किसका अंडर राइटिंग? अंडर राइटिंग ऑफ इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड बाय एन इंडियन बैंक नॉट अलाउड। तो भाई ये भी आपका बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो हमने 5 तरीके के रिकॉग्नाइज लेंडर्स पढ़े। 5 तरीके के हमारे रिकॉग्नाइज लेंडर्स कौन-कौन है? बोलो मेरे साथ, एक बार याद करने की कोशिश करो। मैं चाहूंगा कि अभी के अभी तुम्हें सारी चीजें याद हो जाए, दिक्कत ना आ जाए। तो पहला आता है हमारा रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पहला क्या आता है? रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। या फिर दूसरा आता है रेसिडेंट ऑफ मेंबर कंट्री ऑफ इसको उसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। तीसरा आता है multilateral or regional institutions of which India is a member country। एंड फिर आता है हमारे सामने इंडिविजुअल इफ ही इज अ शेयर होल्डर इन द कंपनी और होल्ड बॉन्ड और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। और फाइनल आता है फॉरेन ब्रांचेस या फिर सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स। They can only lend foreign currency loans and they are prohibited from three things: foreign currency convertible bond, foreign currency exchange bonds and underwriting of Indian rupee denominated bonds। क्या इतना सभी को समझ आया? कोई डाउट, कोई समस्या? एक बार बताओ, क्या यहाँ तक सभी लोग मेरे साथ में हैं? हाँ या ना बोलो। सर ये फॉरेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक को इंडियन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू सॉरी इंडियन लोन देने से क्यों मना किया है? इंडियन करेंसी लोन देने से क्यों मना किया है? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपको लोन लेना ही है इंडियन करेंसी से, तो सीधा सीधा इंडियन ब्रांच से लो ना। जो इंडिया में ब्रांच है वहां से आप लोन लो ना। फॉरेन ब्रांच से लोन लेने का पर्पस क्या है? कोई पर्पस ही नहीं है। इसलिए अगर आपको फॉरेन ब्रांच ऑफ एन इंडियन बैंक से लोन लेना है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी में हो सकता है। और हम इंडियन बैंक्स को कभी भी फॉरेन ब्रांच के सॉरी फॉरेन कंपनीज के शेयर्स वगैरह सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मना करते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिर रिस्क प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रिस्क बहुत हैवी हो जाता है और हम नहीं चाहते कि हमारी बैंक इतना अननेसेसरी अमाउंट का रिस्क उठाए। ठीक है, चलो। उफ, हमने अपनी जो रेगुलर क्लासेस है उनको और भी ज्यादा इसको डिटेल में देखा हुआ है। ऑलमोस्ट 30 30 40 40 मिनट्स का पर चीज पे डिस्कशन गया है। तो आई होप आप वहां से भी रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे। एंड वेरी गुड बच्चों, आई एम रियली हैप्पी टू सी तुम लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। बस इसी तरीके से अपन को बनाए रखना है यार। सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। लास्ट पॉइंट ये वाला करना है चारू, फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स। ये समझ में आ गया आपको? बता दो एक बार। अरे यस का मतलब क्या है? आ गया या नहीं आया? आ गया, ठीक है। सर अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे सामने, मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड। सर मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड आपको क्या बताता है? आओ देखते हैं। मेच्योरिटी पीरियड refers to the time period in which a loan matures and is required to be repaid। कि सर कितना मिनिमम टाइम होगा जिसके अंदर आपका लोन मेच्योर हो जाएगा और आपको रीपे करना पड़ेगा। मिनिमम टाइम यानी कि ये लोअर लेवल आपको बताता है कि कितने बेयर मिनिमम टाइम के लिए तो आपको मिनिमम बेसिस पे लोन रखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने के लिए लोन रख लिया या फिर 2 साल के लिए लोन रख लिया। आपको ये मिनिमम एवरेज टाइम पीरियड के लिए तो लोन रखना ही पड़ेगा। हाँ या ना? सर मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी टाइम पीरियड आपको क्या बताता है? मिनिमम का सबसे मतलब पहले तो इंपॉर्टेंट मतलब होता है मिनिमम, बेयर मिनिमम, लोएस्ट। एवरेज, आप जितना भी फॉरेन करेंसी लोन उठा रहे हो या फिर इंडियन डिनोमिनेटेड ईसीबी उठा रहे हो, उसका एवरेज निकालो। फिर आएगा मेच्योरिटी कि कितने समय में आपको रीपे करने की रिक्वायरमेंट है, और फिर पीरियड का मतलब होता है टाइम। तो भाई आपका जो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड है वो आपको बताता है कि कितना मिनिमम टाइम है
जिसके अंदर आपको लोन का रीपेमेंट शुरू करना है, या फिर आपको कितने मिनिमम टाइम के लिए तो लोन होल्ड करके रखना ही पड़ेगा, अपने पास रखना ही पड़ेगा ऑन एन एवरेज बेसिस। यानी कि अगर आपने 10 लोन उठाए हैं, 10 अलग-अलग तरीके के लोन उठाए हैं, तो उनका ऑन एन एवरेज कितना होना चाहिए, ये बताता है आपका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। कौन बताता है बच्चों? मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड। यहाँ पे आगे देखते हैं क्या बोलता है ये। In this regard, MAMP refers to the average minimum time period in which loan are required to be repaid। कि भाई मिनिमम टाइम पीरियड कितना है जितने के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसका रीपेमेंट शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। इन जनरल इन जनरल जो हमारा MAMP होता है वो होता है 3 साल का। कितना होता है बच्चों? 3 साल का होता है। अच्छा, एक बार इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं कैसे किया जाता है। अगर मान लो लोन 1 2 साल के लिए उठाया है और लोन 2 10 साल के लिए उठाया है, तो एवरेज मैच्योरिटी पीरियड कितना आ जाएगा? 6 ईयर्स का, जिसको हमने कैसे कैलकुलेट किया है? 10 + 2 डिवाइड बाय 2 करके हमने कैलकुलेट किया है। और अगर लॉ कहता है कि आपका MAMP 3 साल का होना चाहिए, देन दीज लोन्स आर एज पर द लॉ। क्योंकि भाई आपने मोर देन 3 इयर्स के लिए लोन उठाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये जो एवरेज टाइम पीरियड है उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। सर एक थोड़ा इजी एग्जांपल दो ना, ऐसे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा इजी बेसिस पे एग्जांपल दे दो। बिल्कुल दे देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, इधर ध्यान दो, हम लोग कहते हैं आपका जो 4 पेपर है, जैसे अगर हम ग्रुप 2 की अगर बात करें तो ग्रुप 2 में हमारे पास 3 पेपर आते हैं, 1 2 3। इनके अंदर आपको मिनिमम इंडिविजुअली 40 मार्क्स तो लाने ही है। पर ऑन एन एवरेज हमें बाकियों से मतलब नहीं है आप किसमें कितने ला रहे हो, आप कितने नंबर ला रहे हो। ऑन एन एवरेज आपका क्या कहते हैं 150 मार्क्स के ऊपर होना चाहिए। किससे ऊपर होना चाहिए? 150 मार्क्स के ऊपर होना चाहिए। तो वही हम लोग यहाँ पे कहते हैं MAMP में आपका 150 मार्क्स के ऊपर होना चाहिए। सॉरी, आपका 3 ईयर के ऊपर होना चाहिए। बाकी तो फिर आप कितना भी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एज पर द लिमिट्स। ठीक है। सर जितने लोन उठाएंगे उतने का एवरेज करेक्ट। और अगर एक उठाया तो एक का एवरेज। एक का एवरेज कैसे होगा विवेक? एक का एवरेज तो नहीं हो सकता ना, एक का तो एक ही होगा। ठीक है। आप इस चीज से समझ गए इस एग्जांपल के थ्रू कि जैसे आपको अपने एग्जाम में भी 40-40 भले इंडिविजुअल मार्क्स लाने होते हैं, पर आपको टोटल बेसिस पे, एग्रीगेट बेसिस पे 150 के ऊपर लाने पड़ते हैं। उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि आपको मिनिमम ऑन एन एवरेज जितने भी आप लोन उठा रहे हो उसका ऑन एन एवरेज मोर देन आपका 3 इयर्स जाना चाहिए। ठीक है। सर किसी को 3 साल के पहले ही वापस करना हो तो लॉ उसको अलाउ नहीं करता। अच्छा, अब अगर मान लो आपका यहाँ पे हो जाता है ऐसा कि भाई यहाँ पे आपके 40 मार्क्स आ गए, यहाँ पे 60 मार्क्स आ गए, यहाँ पे आपके अगेन से कितने ले लें हम लोग, कितने पे आ जाएगा यार, 50 मार्क्स ले लें। तो भाई ये फिर आपका लिमिट बन जाएगा और 150 आपका कैच हो जाएगा। तो उस तरीके से चल जाएगा, पर हाँ ये चीज ऊपर जानी चाहिए, बस वो इतना कहता है। फिर भले ही तुम 2 साल के लिए लोन उठाओ कोई दिक्कत नहीं है, तुम 10 साल के लिए लोन उठाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑन एन एवरेज ये जो मिनिमम लिमिट है वो क्रॉस कर जाना चाहिए। ठीक है हर्ष, आई होप अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार बता दो समझ में आ गया? नहीं तो आप बाकी वो जो अपनी मेन क्लास है उसको जाके देख सकते हो, उसके अंदर मैंने इसके प्रैक्टिकल भी करवाए हैं। यहाँ पे होगा भी कहीं पे। हाँ, ये जैसे इस तरीके का प्रैक्टिकल मैंने करवाया हुआ है कि अपन कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से आता है। ठीक है। चलो, सर क्या हमें ये लिमिट याद रखनी है क्या कि ऑन एन एवरेज कितना MAMP होता है? बिल्कुल आपको लिमिट याद रखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ये 3 साल वाली जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ से एक बार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि आपका MAMP कितना होता है। तो आपका MAMP ऑन एन एवरेज होता है बच्चों कितना? 3 साल का। कितना होता है बच्चों? 3 साल का होता है। पर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अप टू जस्ट $50 मिलियन ही ECB रेस कर रही है, जो सिर्फ 50 मिलियन तक का रेस कर रही है, तो 1 साल भी हो सकता है उसका MAMP, उससे ज्यादा क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई हमारा ऐसा लोन लिया जा रहा है फ्रॉम अ फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट,
या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या फिर ओनली फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, तो आपका एमएएमपी कितना हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई एनबीएफसी लोन ले रही है, या तो कोई वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए या फिर ऑन लेंडिंग करने के लिए, तो उनके लिए एमएएमपी कितना होगा, 10 साल होगा। कितना होगा, 10 साल होगा। यहाँ पे अब दो चीजें अपन के लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला चीज होता है कि सर ये ऑन लेंडिंग का मतलब क्या होता है। ऑन लेंडिंग का मतलब होता है कि मैं भी कहीं से उधार लूंगा और किसी और को उधार में दूंगा। मैं भी उधार लूंगा और आगे उस उधार को फॉरवर्ड करूंगा। जैसे कि एग्जांपल, अभी हमने पढ़ा कि सिडबी जो है वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबीज रेज कर सकता है। अब सिडबी तो अपने आप में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसने फॉरेन एंटिटी से पैसा रेज किया और अब वो इंडियन एंटिटी को पैसा दे देगा। ये क्या किया इसने, इसको ही हम कहते हैं बच्चों ऑन लेंडिंग। क्या कहते हैं, ऑन लेंडिंग। सर ये ऑन लेंडिंग यानी जो ये एनबीएफसी रेज कर रहे हैं या फिर हम ये जो फॉरेन इक्विटी होल्डर से रेज कर रहे हैं, सर ये इतना ज्यादा इसके अंदर एमएएमपी क्यों रखा गया है, इसका कारण क्या है? क्योंकि सर यहाँ पे घपला होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे फ्रॉड करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यहाँ पे गलत एक्टिविटीज होने की चांसेस ज्यादा होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने आपका जो होल्डिंग पीरियड है उसको इंक्रीज कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादा समय तक होल्ड करके रहोगे तो आपको कम से कम उसको इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। तो उस तरीके से इन लोगों ने जो एमएएमपी है वो बढ़ा दिया। आगे वो क्या कह रहे हैं, ECB for repayment of rupee loan taken in India for capital expenditure and on lending by NBFC, वो उसके लिए लिमिट कितना रहेगा, 7 साल का आपका एमएएमपी रहेगा। एंड फाइनली क्या कह रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन टेकन इन इंडिया, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन इंडिया फॉर पर्पस अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ऑन लेंडिंग ऑफ सेम बाय एनबीएफसी का क्या लिमिट होगा, 10 साल का बेयर मिनिमम आपका होल्डिंग पीरियड होगा, जिसके बाद ही आप रीपेमेंट कर पाओगे। हाँ या ना बोलो। ये सर आपको इतनी सारी लिमिट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस अगर ये भी लिमिट याद रख लोगे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, या फिर ये लिमिट मैक्स टू मैक्स याद रख लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। समझ में आया? सभी लोग मेरे साथ में हैं, एक बार बताओ, क्या तुम्हें एक गाना भी था इसका, पता है, बहुत अच्छा, ये साथ मत छोड़ो, क्लास में बने रहो। चलो इधर ध्यान देंगे अभी अपन। अब आता है सर नेगेटिव लिस्ट, कि अगर आपने पैसा उठा तो लिया। अच्छा देखो ये चैप्टर कितने बेहतरीन फ्लो से चल रहा है, तुम ध्यान से अगर सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो तुम समझ पाओगे इस बात को कि पहले उन्होंने ईसीबी समझाया, फिर उन्होंने कहा आप कहाँ कहाँ से पैसा रेज कर सकते हो, किस किस तरीके से रेज कर सकते हो। उसके बाद उसके बाद उन लोगों ने हमें बताया कि सर आपको मिनिमम कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड करना पड़ेगा और आप किस किस से पैसा ले सकते हो, ये सारी बातें की। अब वो कह रहे हैं आप कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी ये इस्तेमाल अलाउड नहीं होगा। सर कितनी बेहतरीन कहानी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि एक लड़का था, एक लड़की थी, पहले उन लड़के और लड़कियों का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हमें बताया गया कि लड़का कहाँ कहाँ जा सकता है, हमें बताया गया लड़की कहाँ कहाँ जा सकती है, हमें यह भी बताया गया कि उनके पास क्या क्या आ सकता है, उनको कौन पैसा दे सकता है। फिर हमें बताया गया कि आपको मिनिमम टाइम पीरियड कितना होल्ड करके रखना है, और अब बता रहे हैं वो आगे कहानी प्रोसीड होते जा रही है। अब नेगेटिव बातें आने लगी है, अब मूवी का विलेन आने लगा है। मूवी का विलेन कह रहा है तुम मेरे से नहीं बच पाओगे, मेरे जगह मेरे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं चलेगी, तुम्हारा फॉरेन का जो तुमने पैसा उठाया ना, उठा लेना, यहाँ से हटा लेना, यहाँ पे तुम्हारे फॉरेन का पैसा नहीं लग सकता। ओ माय गॉड। अब आओ हमें विलेन के बारे में पढ़ना है। सर विलेन कौन क्या कह रहा है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रियल एस्टेट एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। सर फॉरेन से पैसा उठा के ये 3 काम आप नहीं कर सकते। सर क्या नहीं कर सकते,
ना तो आप रियल एस्टेट में काम कर सकते हो, ना ही आप कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ना ही आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सर ऐसा क्यों हमने बोला? ऐसा बोलने का पर्पस क्या था? क्योंकि सर हम नहीं चाहते कि अननेसेसरीली हमारे मार्केट्स में कोई डिसरप्शन किया जाए। नहीं तो पता चला इंडियन लोग फॉरेन से पैसा उठा-उठा के अरबों-खरबों का पैसा उठा के इंडियन मार्केट्स में लगा रहे हैं और फिर इंडियन मार्केट्स की बैंड बजा दे रहे हैं। इसलिए हमने कैपिटल मार्केट में और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाने से साफ तौर से मना कर दिया। हमने कहा तुम्हारी जेब खोलो। ये जो जेब ये हाँ, हाँ, ये जेब खुली तुम्हारी। उसके अंदर देखो राइट जेब में तो तुम्हारी रैंक रखी है। हाँ, देखो हँस दिया ना। ये जो राइट जेब में रैंक रखी है वो तो अपने पास रखे रहो, पर ये जो लेफ्ट जेब में तुम्हारा पैसा रखा हुआ है ना, अगर तुम्हारे पास खुद का पैसा है, इस्तेमाल करो कोई दिक्कत नहीं है। पर फॉरेन से उठा के हम तुम्हें पैसा इस्तेमाल करने नहीं देंगे। हम फॉरेन का लोन लेके तुम यहाँ पे हमारे मार्केट की बैंड बजा दो, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। और तो सर दूसरे इम्पोर्टेंट चीज़ कि रियल एस्टेट का मतलब होता है हाउस वगैरह बनाना। हाउस हो गया या आपका होम हो गया, उससे रिलेटेड होता है। तो भाई हम लोग कहते हैं कि भई आप रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ में भी फॉरेन का पैसा नहीं लगा सकते। अच्छा प्लीज़ यहाँ ध्यान देना, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मेट्रो बननी है, रोड्स बननी है, हाइवेज़ बनने हैं, आपके इंडस्ट्रियल पार्क्स बनने हैं, फैक्ट्रीज़ लगनी है, ये सब चलेगा। पर घर-वर बनने की जहाँ पे भी बातें होंगी, वहाँ पे हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये 3 बहुत इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कि लगाए गए हैं आपके एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स पे। चलो, सर आगे ये लोग क्या कह रहे हैं? ध्यान से बच्चे सुनो, वापस इधर आ जाओ। आपका जो वर्किंग कैपिटल पर्पस है या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है या फिर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन है या फिर इन किसी भी काम के लिए अगर आप ऑन लेंडिंग भी करना चाहते हो तो भी अलाउ नहीं किया जाएगा अनलेस आपने ये चीज पहले बता के रखी हो। अगर आपने स्पेसिफिकली अपने जब आप ईसीबी रेस करने गए थे तब आपने बता दिया था कि सर हमारा मेन पर्पस यही है वर्किंग कैपिटल पर्पस या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने नहीं बताया था, आपने कोई और पर्पज़ के लिए लोन उठाया था और अब आप उसको वर्किंग कैपिटल पर्पज़ या फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो सर नेगेटिव लिस्ट बड़ी ही सिंपल है। मेरे को तो लगता है कि एक बार में ही मेरे बच्चों को याद हो जाएगी, बहुत ही सिंपल है। बोलो मेरे साथ, पहले तो हमेशा ये याद रखा करो कि कितने पॉइंट्स है। जैसे ही तुम्हें ये याद हो जाएगा ना कि कितने पॉइंट्स थे, नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो तुम्हें अंदर का कंटेंट भी धीरे-धीरे करके याद होने लग जाएगा। सर 3 पॉइंट्स तो सिमिलर ही है, साथ में ही चलते हैं। पहला बोलो आर ई कैपिटल मार्केट्स। क्या बात है सर! आर से रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट्स और तीसरा आता है हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, ये 3 हम अलाउ नहीं करेंगे। इसके बाद आता है 4 चीज़ें और वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन एंड फाइनली ऑन लेंडिंग फॉर दीस पर्पस। सर ये भी हम अलाउ नहीं करेंगे अनलेस आपने स्पेसिफाई करके रखा हो कि आप लोन ही इन पर्पस के लिए उठा रहे हो। आपका जो लोन उठाने का पर्पस है वो यही काम करना है तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। समझ में आया? सभी लोग साथ में हैं, एक बार बता दो। बच्चे एकदम मस्ती मजाक वाले हो गए हैं, ऐसे ऐसे गाने सजेस्ट कर रहे हैं। आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओ टमाटर बड़े मजेदार। अगर तुमने 25 फरवरी को तुमने अगर अच्छे से पढ़ाई की और 25 फरवरी को अगर तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट आया तो तुम इसको ऐसे ही गाओगे, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। और अगर नहीं आए तो तुम्हारे गाल जो टमाटर बन जाएंगे चाटे खा खा के। फिर मैं गाऊंगा, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार। है ना? तो भाई मेहनत करते रहनी है ताकि 25 फरवरी को तुम मेरे को मिठाई खिलाओ और तुम मेरे से ऐसे मार ना खाओ। ठीक है? चलिए, चलो इधर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते बच्चों, हमारे पास आता है, इधर ध्यान देंगे। बस थोड़ा सा ही बचा है, बस थोड़ा सा ही बचा है। चलो,
सर आगे वो लोग क्या कह रहे हैं, आगे हमें पढ़ाया जा रहा है एक्सचेंज रेट के बारे में। सर अगर आपको बदलाव लाना है, अगर आपको चेंज करना है, तो सर किस रेट पे चेंज किया जाएगा, किस डेट के ऊपर आप एक्सचेंज रेट को कंसिडर करोगे, वो वाली बातें यहाँ पे की जाती है। पर उससे पहले हम एक थोड़ा-सा जनरल कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों यहाँ पे। इतना सारा लिख दिया है मैंने, लिखने के नाम पे लिखते ही चला गया। यहाँ ध्यान दो बच्चों, जब भी हम लोग बात करते हैं एक्सचेंज रेट की, ये मैं आपको जनरल थ्योरी बता रहा हूँ कि हर दिन एवरी डे हमारे जो देश की करेंसी है इंडियन रुपी और जो यूएस डॉलर्स है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। यानी ये आपने देखा ही होगा, इस तरीके का सिंबल बनाया जाता है यूएस डॉलर्स के लिए। ये बढ़ता ही रहता है, कभी 82.76 हो जाएगा, यानी 82.76 रुपीज इक्वल्स टू $1। कभी 72 हुआ करता था, कभी 46 हुआ करता था। ये चेंज होता रहता है। हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर चले भी जाए, कम भी हो जाए, हो सकता है ये 81 हो जाए, ऐसे चेंज होता रहता है। अब जितना ज्यादा ये चेंज होता रहेगा, ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स या फिर जो आपने ईसीबी रेज किया है, उसका वैल्यू बदलता चला जाएगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो 50 रुपीज इज इक्वल्स टू $1। तुम कैलकुलेट करोगे, मैं नहीं करूंगा। तुम सीएस बनने वाले हो, तुम्हारा कैलकुलेशन का काम पड़ता है। मैंने ना 50,000 यूएस डॉलर्स उठाए थे ईसीबी के फॉर्म में। तो मेरे को बताओ, मेरे पास कितने इंडियन रुपीस में पैसा आ जाएगा? जल्दी से बताओ, ये वाले फिगर्स के हिसाब से बताना मेरे को। जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा मेरे पास? नालायक को इतना टाइम मत लगाओ यार, तुम तो यार दुखी कर दोगे मेरे को। कितना आ जाएगा सर? वेरी गुड, 25 लाख का फिगर आ जाएगा। पर वहीं पे सर अगर ये अमाउंट होता 100 इक्वल्स टू 1 रुपी, मैं कैलकुलेशन आसान रखने के लिए ऐसा फिगर रख रहा हूँ, आप मेरे को बताओ अब क्या लिमिट हो, अब क्या हो जाता अगर ये मैंने 50,000 उठाए होते तो? बताओ बताओ, अब क्या हो जाता? अब ऑब्वियस सी बात है सर, ये एकदम डबल हो जाता और ये 50 लाख हो जाता, है ना? तो आप समझ सकते हो सर, जैसे जैसे आपका अमाउंट चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है, दोनों करेंसी की वैल्यूज चेंज होती है, उस तरीके से आपको कितना इंडियन रुपी में मिलेगा या फिर आपको कितना यूएस डॉलर्स में मिलेगा, वो भी चेंज होता चला जाता है। तो यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि आप किस दिन को मानेंगे एक्सचेंज रेट के लिए, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। सर क्या बताया जा रहा है, आओ ध्यान देते हैं। वो कह रहे हैं सर अगर आपने फॉरेन करेंसी ईसीबी रेज किया है और आप उसको इंडियन करेंसी ईसीबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि फॉरेन करेंसी ईसीबी को अगर आप इंडियन करेंसी ईसीबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो या तो आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट या फिर जिस दिन भी रेट ऑफ डिफरेंस लोअर था वो आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर दो रेट हम आपको चूज करने देंगे। पहला, डेट ऑफ एग्रीमेंट या फिर ऐसा कोई भी डेट जब आपका जो अमाउंट था या जो रेट था वो लो था, वो आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो रेट्स के हिसाब से आप चूज कर सकते हो, पहला डेट ऑफ एग्रीमेंट या फिर दूसरा लोअर रेट। पहला डेट ऑफ एग्रीमेंट और दूसरा लोअर रेट। और वहीं पे अगर आपको इंडियन करेंसी ईसीबी को कन्वर्ट करना है इंडियन करेंसी में, यानी कि ईसीबी को आपको कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में, तो फिर आपका डेट ऑफ कन्वर्जन क्या होगा या फिर आपका रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का माना जाएगा? जब भी आप सेटलमेंट कर रहे होंगे, जब भी आप फाइनल पेमेंट कर रहे होंगे, उस डेट को हम लोग फाइनली मान लेंगे आपका एक्सचेंज रेट के लिए। तो भले ही आपका एग्रीमेंट 30 मार्च को हुआ, पर सेटलमेंट 30 जुलाई को हो रहा है, तो सर हम लोग कौन सा लेंगे? 30 जुलाई की डेट को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। जब भी आपका सेटलमेंट हो रहा होगा उस दिन जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा वो हम मान लेंगे। इनमें से कोई भी कर सकते हैं, मतलब ये दो में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द पार्टीज के एग्रीमेंट। पर यहाँ पे आपका डेट ऑफ सेटलमेंट ही होना चाहिए। जब इंडियन करेंसी ईसीबी इज कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी मनी में जब कन्वर्ट किया जाएगा, तो वही आपका एक्सचेंज रेट विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ सेटलमेंट। समझे आपको?
अच्छा, ये सेम चीज ना गोल्ड के कॉन्सेप्ट में भी लगती है। गोल्ड अगर आप कभी खरीदने जाओगे ना, तो गोल्ड में भी यही चीज होती है। आपने किस दिन बुकिंग की, जिस दिन भी आपने बुकिंग की होती है ना, उस दिन जो भी रेट चल रहा होता है, वो रेट आपका परचेज रेट बन जाता है। जानते हैं आप ये बात? जिस दिन भी आप बुकिंग करोगे, यानी कि जिस दिन भी आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट होगा ना, वो आपका गोल्ड परचेज करने का परचेज डेट हो जाता है। सॉरी, रेट हो जाता है। पर वहीं पे अगर आप गोल्ड बेचने जाओगे, जब भी आप गोल्ड बेचने जाओगे ना, तो जिस दिन आप एक्चुअली में सेल करोगे, जिस दिन भी आप सेल करोगे ना, उसी दिन का रेट माना जाता है, उसी दिन का रेट आप कंसिडर करते हो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के रेट में फ़र्क होता है और इसमें सेलर को थोड़ा-सा बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो भाई वही चीज़ यहाँ पे भी बोली जा रही है, अगर फॉरेन करेंसी ईसीबी को कन्वर्ट किया जा रहा है इंडियन रूपी ईसीबी के अंदर, तो आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट या फिर जिस दिन का भी लोअर रेट है, एज़ पर द एग्रीमेंट आप चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर वहीं पे अगर इंडियन करेंसी ईसीबी को इंडियन रूपी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो आपका डेट ऑफ सेटलमेंट वाले दिन आपका मान लिया जाएगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को या उस रेट ऑफ एक्सचेंज को हम लोग मान लेंगे। समझ में आया सभी को? एक बार बताओ मेरे को, सभी को समझ में आया? हाँ या ना बोल दो यार फटाक से एक बार। कितना बचा है हमारे पास? ओए होए! बस खत्म होने वाला है ये तो। सिंपल है, क्या बात है। चलो, इतना सभी लोग साथ में है क्या? एक बार बता दो मेरे को। आई होप सभी लोग इतना मेरे साथ में होंगे। परफेक्ट। मैं अगेन कह रहा हूँ, जो भी यूट्यूब पे इस वीडियो को देखेगा, प्लीज आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आता है लेक्चर, अगर अच्छा लगता है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर। आपके कोई दोस्त हैं जो पढ़ते हैं, खुद से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके साथ आप जरूर से शेयर करें। इट रियली रियली हेल्प्स अस। और मैं प्रमोशन नहीं करना चाह रहा हूँ किसी भी तरीके का, बट हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी का भी हेल्प कर सकूँ, तो इट विल बी मोर देन हैप्पी फॉर मी। तो आप अगर अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना चाहे, लाइक करना चाहे, ताकि लोगों को और ज्यादा वीडियो मिले, तो बिल्कुल शेयर करें। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस यार। चलो, आगे हमारे पास आता है चीज क्या, लिमिट एंड लीवरेजेस। सर आप कितना अमाउंट तक का फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड या फिर जनरली आपका ईसीबी रेज कर सकते हो, वो यहाँ पे बात की जा रही है। सर क्या बताया जा रहा है, आप जनरली 750 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का ऑटोमेटिक रूप से ईसीबी रेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर कितनी लिमिट है? ओ माय गॉड, यूएसडी 750 मिलियन। सर ये बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत यानी बहुत ज्यादा ही पैसा होता है। तो हम लोग कहते हैं आपको 750 मिलियन यूएस डॉलर तक ऑटोमेटिक रूप से पैसा रेज करना अलाउड होगा। हाउएवर 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 अगर आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रेज कर रहे हो, क्या रेज कर रहे हो बच्चों? फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रेज कर रहे हो अपने किसी फॉरेन इक्विटी होल्डर से, तो उसका रेशो शुड नॉट एक्सीड 7:1। यानी कि आपका जो लाइबिलिटी और इक्विटी का रेशो है, वो 7 और 1 के बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपए आपके कंपनी में लगाए हैं, तो मैक्सिमम आपको 7,000 रुपए तक का ही लोन दे सकता है। आप 7,000 रुपए तक का ही लोन ले सकते हो, इससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कौन से केस में लगेगा? अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से पैसा रेज कर रहे हो तो। अगेन ये अब आप सोचो, लॉ की खूबियत ही ये होती है, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन बता के रखा है उन्होंने। हमने पहले पढ़ा कि आपका 750 मिलियन यूएस डॉलर्स तक जनरल आप ऑटोमेटिक रूप से पैसा रेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप अपने फॉरेन इक्विटी होल्डर से पैसा रेज कर रहे हो, तो सर, और वो भी अगर आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रेज कर रहे हो, तो 7:1 का रेशियो लाइबिलिटी और इक्विटी का क्रॉस नहीं होना चाहिए। यानी आप मैक्सिमम 7,000 रुपए इक्विटी सॉरी लोन का उठा सकते हो, तो आप मैक्सिमम 1,000 रुपए इक्विटी के हिसाब से 7,000 रुपए तक का लोन आप ले सकते हो। पर सर इसका एक एक्सेप्शन और आता है। एक्सेप्शन क्या आता है, ध्यान देना। दिस लिमिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल इफ आउटस्टैंडिंग एंड पेंडिंग लाइबिलिटीज डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन डॉलर्स। अगर सर आपका जो लोन आप उठा रहे हो,
वो 5 मिलियन से ज्यादा का नहीं उठा रहे हो, 5 मिलियन हम छोटा अमाउंट मान लेते हैं, तो हम कहते हैं फिर कोई ये 7:1 को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जो भी रेशियो रखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या कह रहे हैं? दिस लिमिट शैल नॉट बी एप्लीकेबल इफ आउटस्टैंडिंग एंड पेंडिंग लाइबिलिटीज थ्रू ईसीबी, ईसीबी के थ्रू जो आपकी पेंडिंग लाइबिलिटीज है या फिर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है, अगर वो 5 मिलियन को एक्सीड नहीं कर रही है, तो ये लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ओ हो, बता दो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, आया ना? फटाक से एक बार बता दो, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? कोई बात नहीं सिमरा, वापिस से समझाएंगे। पहली लिमिट क्या कह रहे हैं? आपको ऑटोमेटिक रूप से, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? आपको आरबीआई वगैरह की परमिशन नहीं लगेगी, तो ऐसे में आप यूएसडी 750 मिलियन तक पैसा उठा सकते हो। ठीक है, आपको कोई स्पेसिफिक आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप जनरली इतना पैसा उठा सकते हो। ठीक है सर। हाउएवर वो कह रहे हैं अगर आप फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी रेस कर रहे हो, पॉइंट वन, और किससे रेस कर रहे हो? आप रेस कर रहे हो फॉरेन इक्विटी होल्डर, आपके जो भी फॉरेन शेयर होल्डर है उनसे रेस कर रहे हो, तो ये लिमिट 7:1 क्रॉस नहीं करनी चाहिए। यानी अगर 1,000 रुपए आपके इक्विटी के पैसे दिए गए हैं, तो मैक्सिमम वो आपको 7,000 रुपए तक ही लोन दे सकते हैं, उससे ज्यादा ऊपर वो आपको ईसीबी नहीं दे सकते। परंतु ये लिमिट नहीं लगेगी अगर आपका टोटल ईसीबी के थ्रू रेज किया गया लोन ही 5 मिलियन है। अगर सिर्फ 5 मिलियन ही पैसा रेज किया है तो छोटा सा अमाउंट है, फिर ये लिमिट आपके ऊपर नहीं लगेगी। बस वो ये बात कहना चाहते हैं। समझा आपको? समझा क्या? अपन बोला तुम मेरी लैला। जनरल ईसीबी का मतलब क्या होता है? वो जनरली ईसीबी है, वो उसका मतलब कि आप जनरली इतना ईसीबी तक पैसा उठा सकते हो। ये ना जनरली होना था, जनरल ईसीबी लिख दिया मैंने, जनरली। जनरली ईसीबी अप टू कैन बी रेज थ्रू। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है भाई, इंडियन बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी तरीके की गारंटी नहीं दे सकता। बड़ा ही क्लियर हमने बैन लगा दिया कि इंडियन बैंक पहले ही हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाए कि हम कोई भी तरीके की गारंटी नहीं लेंगे। अगर हमारी इंडियन कंपनी पैसा नहीं रीपे कर पा रही है, तो हमें नहीं पता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने ऐसे हाथ ऊपर कर दिए, कहानी समाप्त। ठीक है, ये होता है आपका क्या? that issuance of any kind of guarantee by Indian banks or financial institution is not permitted। अच्छा, इसके अंदर एक चीज पहले हम पढ़ेंगे, ये वाला पॉइंट हम 2 मिनट से लेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ रेजिंग ईसीबी। अभी हम जब ऊपर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि आप ऑटोमेटिक रूट से कितना पैसा रेज कर सकते हो। कौन बताएगा जल्दी से चैट में बताओ, हम ऑटोमेटिक रूट से अप टू कितना अमाउंट ईसीबी रेज कर सकते हैं? जल्दी से बताओ। क्या बात है, वेरी गुड यार अर्पित। अर्पित, शिवांशी, रचित, यार जेन्युइनली बता रहा हूँ, हैट्स ऑफ है यार तुम लोगों को। मैंने इतने सिंसियर बच्चे नहीं देखे, थू 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 थू, तुम्हें नजर ना लगे, पर यार आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू किड्स यार। बस मेरे को यही चाहिए, और ये होगा, बिल्कुल होगा। आप लोग बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहे हो बच्चों, ऐसे ही लगे रहो। ठीक है, चलो अब वापस से हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सर प्रोसीजर ऑफ रेसिंग ईसीबी। चलो सर, प्रोसीजर टू रेज ईसीबी क्या प्रोसीजर होता है? हमने अभी देखा कि सर एक ऑटोमेटिक रूट होता है और दूसरा होता है आपका अप्रूवल रूट। चलो इधर आओ बच्चों, क्या कह रहे हैं सर हम लोग? ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट, दो तरीके के आपके रूट होते हैं। ऑटोमेटिक रूट के अंदर आपको सिर्फ अपनी जो भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी होती है, लॉ की कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, और आपको फॉर्म ईसीबी फाइल करना पड़ता है। किसके साथ? आपको फाइल करना पड़ता है एडी कैटेगरी 1 बैंक के साथ। किसके साथ फाइल करना पड़ता है बच्चों? एडी कैटेगरी 1 बैंक के साथ फाइल करना पड़ता है। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड अप्रूवल रूट क्या होता है? आप पहले तो एडी कैटेगरी बैंक के पास अप्लाई करोगे, जो कि सब्सिक्वेंटली आरबीआई के पास अप्लाई करेगी। आरबीआई एक पूरी की पूरी कमिटी बिठाएगी, इम्पावर्ड कमिटी, और वो जो कमिटी अपना सजेशन देगी,
उसके बेसिस पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि आपको ईसीबी करने के लिए अलाउ करना है या नहीं करना है। तो भाई ऑटोमेटिक रूट के अंदर आपको सिर्फ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और उसके बाद बल्ले-बल्ले कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपना एक फॉर्म भर देना है एडी कैटेगरी बैंक के साथ। हाउएवर इन द केस ऑफ अप्रूवल रूट आप एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास अप्लाई करोगे, वहां से एप्लीकेशन आरबीआई के पास जाएगी। आरबीआई इम्पावर्ड कमिटी स्टैब्लिश करेगी जो कि आपकी एप्लीकेशन वगैरह को देखेगी, चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, इंफॉर्मेशन स्क्रूटनाइज करेगी और उसके बाद आपका फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। तो ये अप्रूवल रूट और ऑटोमेटिक रूट ऐसे दो रूट होते हैं। हाँ या ना बोलो, अगेन जल्दी से बोलो, सब लोग साथ में है। बस बस बच्चों, चैप्टर खत्म होने की कगार पे आ ही गया है, कोई बहुत बड़ा अब ये चैप्टर बचा नहीं है, जल्दी ही हो जाएगा। बस बस तुम देखते जाओगे और ये खत्म हो जाएगा। तुम देखते चले जाओगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस बचा ही कितना सा, इतू सा तो बचा है, इतू सा तो बचा है। चलो सर, अब ये हमें पढ़ना है ईसीबी कैन बी पार्क। सर ये पार्किंग का मतलब क्या होता है? पार्किंग ऑफ ईसीबी। मैंने आपको अपनी रेगुलर क्लास में भी ये एग्जाम्पल दिया था कि सर पार्किंग का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई पर्टिकुलर पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप उसको स्पेसिफिक एरियाज में पार्क कर सकते हो, स्पेसिफिक एरिया में लगा सकते हो, स्पेसिफिक एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आपको रेगुलर रिटर्न्स वगैरह मिलता रहेगा। वैसे ही आपके कार के साथ होता है। जैसे आपके घर में अगर कोई कार, बाइक ऐसी कोई व्हीकल हो, तो आपको पता होगा कि जब वो कार, बाइक काम में नहीं होते तब आप उसको पार्क कर देते हो और जब आपको उसकी ज़रूरत लगती है तो आप उसको लेके चले जाते हो। उसी तरीके से बच्चों, जब आप ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से पैसा रेज़ करते हो और अभी आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको एक स्पेसिफिक एरिया में इन्वेस्ट करके रख सकते हो, लगा के रख सकते हो और जब आपको जरूरत पड़े तब उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। सर यहाँ पे आपके पास दो अलग अलग तरीके के, क्योंकि कैटेगरीज ऑफ ईसीबी होते हैं, तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है कि दो अलग अलग तरीके से पार्किंग आपकी की जाती है। पहला होता है अब्रॉड में और दूसरा होता है डोमेस्टिकली। अगर आपने फॉरेन यूसेज के लिए ईसीबी रेज किया था, यानी कि हम पैसा जो रेज कर रहे हैं वो फॉरेन में ही अप्लाई कर देंगे, फॉरेन में ही लगा देंगे, तो आप बिल्कुल उस पैसे को फॉरेन में ही पार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर कहाँ कहाँ आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो? पहला तो आता है डिपॉजिट विद फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, कि सर जो इंडियन बैंक की फॉरेन में ब्रांचेस होंगी ना, वहां पे आप पैसा लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आप बैंक अकाउंट वगैरह खोल सकते हो, उसमें आप पैसा रख सकते हो। दूसरा होता है ऐसा कोई बैंक जिसकी एटलीस्ट एएआई 1 या फिर AA3 रैंकिंग हो, उसके साथ भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। ये जो बैंक्स होती हैं ये ज्यादा सेफ होती हैं, ज्यादा वैल्यूएबल होती है, अच्छी बैंक्स होती है। इनके साथ भी आप अपना पैसा पार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा हमारे पास आता है कि जो गवर्नमेंट अपने अलग अलग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, उनके अंदर भी आप मैक्सिमम 1 साल के लिए लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 जगह जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, वो क्या-क्या है? पहला आता है डिपॉजिट विद बैंक हैविंग एए नेगेटिव या AA3 रैंकिंग। दूसरा आता है डिपॉजिट विद फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक और तीसरा आता है ट्रेजरी बिल्स एंड अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट विद मैक्सिमम 1 ईयर मैच्योरिटी। ठीक है? तो यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो अगर आप फॉरेन के लिए ही पैसा रेज कर रहे हो, फॉरेन में ही इन्वेस्ट करना आपका मेन मुद्दा है तो। ऑन दी अदर हैंड, डोमेस्टिकली अगर आप पैसा रेज कर रहे हो, यानी कि आप इंडियन करेंसी में रेज कर रहे हो या फिर आपको इंडिया में उस पैसे को खर्च करना है, तो हम कहते हैं सबसे पहले तो उस पैसे को इंडिया में लेके आओ। प्राइमरी कंडीशन क्या है कि वो पैसा इंडिया में लेकर आओ, बाद की कहानी हम बाद में देखेंगे, पर पहले उस पैसे को आप इंडिया में लेके आओ और उसको कहाँ पे लगाओ? क्रेडिट इट विद एडी कैटेगरी 1 बैंक और उसको आप एडी कैटेगरी 1 बैंक के साथ लगाओ। इसके अलावा अगर आप चाहो तो उसको पार्क कर सकते हो इन एनी टर्म डिपॉजिट विद मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ। आप ऐसी जगह पे भी टर्म डिपॉजिट ले सकते हो किसी बैंक के साथ विद मैक्सिमम मेच्योरिटी, जहाँ पे कितना हो आपका 12 महीने का, जहाँ पे मैक्सिमम मेच्योरिटी का टाइम पीरियड हो।
और ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है दैट टर्म डिपॉजिट शुड नॉट बी अनइनकम्बर्ड, इट शुड बी अनइनकम्बर्ड, सो सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं। जो आपका टर्म डिपॉजिट है वो कैसा होना चाहिए, अनइनकम्बर्ड होना चाहिए। सर अनइनकम्बर्ड का मतलब क्या होता है कि आप कभी भी उसको एज अ लोन सिक्योरिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इस पैसे के बदले में आप किसी इंडियन बैंक से लोन ले लो, बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। आप इसको कभी भी एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनकम्बर्ड का मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो तब वो अवेलेबल होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं टर्म डिपॉजिट मस्ट बी अनइनकम्बर्ड। समझ में आया? आया ना बोलो। तो सर जहाँ पे भी हम लोग कहते हैं कि फॉरेन में हम लोग उसको इस्तेमाल करने वाले हैं तो 3 पॉइंट आते हैं कि आप ट्रेजरी बिल्स या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगा दीजिए फॉर मैक्सिमम 1 ईयर मैच्योरिटी, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट आता है एए नेगेटिव या फिर एए 3 कैटेगरी रैंकिंग के बैंक्स के अंदर आप पैसा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा आता है डिपॉजिट विद फॉरेन ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक, कि जो फॉरेन ब्रांच है इंडियन बैंक के उनके साथ आप डिपॉजिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी आप पैसा लगा सकते हो। डोमेस्टिकली के लिए क्या कहते हैं, डोमेस्टिकली वो बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं कि भैया सबसे पहले तो आपको उस पैसे को इंडिया में लेकर आना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंडीशन कि इंडिया में आपको उस पैसे को लेकर आना है। दूसरी चीज, उसको आपको एडी कैटेगरी बैंक के साथ क्रेडिट करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोशिश करना है कि आप चाहो तो उसको टर्म डिपॉजिट फॉर मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए भी रख सकते हो किसी बैंक के साथ। और इसके अंदर ये जो आपका टर्म डिपॉजिट है वो अनइनकम्बर्ड नेचर का होना चाहिए। अनइनकम्बर्ड नेचर का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर कोई भी तरीके का आप सिक्योरिटी वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। आया ना? ठीक है। अब आती है आपके पास कुछ रिपोर्टिंग कंडीशंस कि भाई आपको क्या रिपोर्टिंग करते रहना पड़ रहा है, टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या रिपोर्टिंग करना है, नहीं करना है, ये सारी बातें हमारे पास आती है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपको लेना है लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या लेना है बच्चों? लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये जो नंबर रहेगा ना, इसी के बेसिस पे आपका बाकी का पूरा एप्लीकेशन चलेगा। ये जो लोन रजिस्ट्रेशन नंबर है ये इशू कौन करता है? आरबीआई। कौन इशू करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये आपको कब मिलेगा? एडी कैटेगरी बैंक के पास एप्लीकेशन लगाने के बाद। कब मिलेगा आपको? एडी कैटेगरी बैंक के पास एप्लीकेशन लगाने के बाद। आगे वो कहते हैं कि सर अगर आप कभी भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहे हो ईसीबी के, यानी जब आपने ईसीबी रेज किया था तो आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे रेज किया था, अब अगर आप उसको चेंज कर रहे हो तो आपको 7 डेज के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। जब भी आप चेंजेस कर रहे हो उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या चेंजेस लेके आ रहे हो। इसके बाद वो कहते हैं कि सर आपको मंथली रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। जो भी आपके एक्चुअल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका आपको मंथली रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ। कि भाई आपको मंथ में आपने कितना पैसा उठाया, कितना पैसा गया, कहाँ पे लगाया, कहाँ पे आपको वापस आया, कुछ इंटरेस्ट अमाउंट मिला क्या, क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, आपको मंथ के एंड में 7 डेज के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बता पाते हो, किसी कारण से लेट हो जाते हो, तो कोई बात नहीं, लेट फीस पे करके आप रिपोर्टिंग कर दीजिएगा, पर आपको रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। आप भले ही थोड़ा सा लेट कर दीजिएगा, लेट फीस पे करके कर दीजिएगा, पर रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, जल्दी 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 जल्दी। ओए 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 ओए, बस 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 बस। अरे 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 अरे, ये ऐसी गंदी शक्लें क्यों बना रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, ये दांत दिखा दो ना एक बार, ये ऐसे दांत दांत तो दिखाओ एक बार। ये क्या खाया था तुमने? पालक पालक खाई थी क्या? ये ऐसे मुस्कुरा दो यार थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा स्माइल रखा करो अपने फेस पे। मेहनत है। पर बच्चों, पता है मेरे फादर साहब हमेशा कहा करते थे कि भगवान मेहनत भी उससे ही कराता है जिससे उसको उम्मीद है कि वो मेहनत कर लेगा, बाकियों से मेहनत नहीं कराता। अब आप सोचो, आपके कितने पॉइंट्स, आपके कितने दोस्त जो है, आपके कितने दोस्त हैं, वो बीकॉम कर रहे होंगे, वो छोटी-मोटी डिग्री कर रहे होंगे, उनने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हमें मालूम है हमसे नहीं हो पाएगा। पर आप हो,
जो इतनी मेहनत कर रहे हो, तो भगवान मेहनत भी उससे ही कराता है जिससे उसको मालूम है कि भाई ये सोसाइटी में मेहनत कर सकता है, ये कर सकता है, बस उससे ही मेहनत कराया जाता है। ठीक है? तो बस स्माइल रख के खुशी-खुशी अपन को मेहनत करनी है। और बच्चों मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। मैं तुम्हें अपनी जीवन की यानी ख़ैर तुम जानते ही हो मेरे स्ट्रगल्स, तो ख़ैर वो तो अपन दूर की बात है। पर मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, इट ऑलवेज़ कम्स टू योर रेस्क्यू। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तब वो आपकी मदद करने वापस आता है। तो बस मेहनत करते रहना है अपन को, है ना? हाँ, वेरी गुड शिवांशी, वेरी गुड श्रद्धा, वेरी गुड रचित, अर्पित, वेरी गुड यार बच्चे, विवेक, वेरी गुड। भाई लास्ट 2 पॉइंट्स हमने क्या पढ़े कि आपको मंथली रिपोर्टिंग करनी है मंथ के एंड होने के 7 दिन के अंदर-अंदर कि आपने क्या ट्रांज़ैक्शंस किए, नहीं किए, वो सब आपको बताना है। और लास्ट पॉइंट वो कहते हैं कि कभी भी अगर आप लेट हो जाते हो रिपोर्टिंग करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लेट फीस पे करके अपना रिपोर्टिंग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो आप लेट फीस पे कर दीजिएगा और फिर रिपोर्टिंग करते रहिएगा, पर आपको रिपोर्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा वो यहाँ पे कहते हैं। ठीक है? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आगे वो कहते हैं सर अगर कोई अनट्रेसेबल एंटिटीज़ है, अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिसको हम ढूँढ तो रहे हैं, पर वो मिल ही नहीं रहा है। जैसे तुम लोग अपने जीवन में खुशियाँ ढूँढते हो, तो वैसे ही अगर भाई कोई अनट्रेसेबल एंटिटी है, अगर वो मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा? आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? आपका मतलब यहाँ पे क्या है? बैंक और ईडी ईडी कैटेगरी बैंक और आरबीआई, ठीक है? वो क्या करेंगे ऐसे काम में? तो पहले तो कहा जाता है सर अनट्रेसेबल एंटिटी कौन होगा? या तो ऐसी कोई भी एंटिटी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर रही है फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। ऐसी अगर कोई भी कंपनी है जिसने लास्ट 2 ईयर से अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया है, तो वो आपकी अनट्रेसेबल एंटिटी बन जाएगी। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट एंटिटी नॉट ऑपरेटिंग एट द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। सर जहां पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस था वहां पे वो एंटिटी मिल ही नहीं रही है, वहां पे वो एंटिटी का कोई अता पता ही नहीं है, तो भी हम उसको क्या कहने लगेंगे? अनट्रेसेबल एंटिटी। और लास्ट पॉइंट आता है अगर हमने 2 क्वार्टर से और एटलीस्ट 6 नोटिसेस उस कंपनी को भेजे थे रिप्लाई करने के लिए, पर उस कंपनी ने कभी कोई रिप्लाई फाइल ही नहीं किया, तो भी वो एंटिटी आपकी क्या बन जाएगी बच्चों? वो एंटिटी आपकी बन जाएगी अनट्रेसेबल एंटिटी। क्या बन जाएगी? अनट्रेसेबल एंटिटी। तो सर 3 सिचुएशन में अनट्रेसेबल एंटिटी बन सकती है। पहला, आपने स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया लास्ट 2 साल से, या फिर आपने आपने क्या नहीं किया, 1 सेकंड देना। हाँ, आपने क्या नहीं किया, आपने जो आपका प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस था वहाँ पे आप प्रेज़ेंट नहीं थे। और तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम 2 क्वार्टर से, ये वाला क्वार्टर नहीं बे, आपका मंथ ईयर वाला क्वार्टर, तो हम आपको 2 क्वार्टर से नोटिसेस भेज रहे थे, एटलीस्ट 6 नोटिसेस भेजे हमने, पर आपने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, तो आप क्या बन जाओगे? अनट्रेसेबल एंटिटी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? अनट्रेसेबल एंटिटी बन जाओगे। सर जैसे ही आप अनट्रेसेबल एंटिटी बन जाओगे तो सबसे पहली चीज़ क्या? आपको ईसीबी रेज़ करने से मना कर दिया जाएगा। आप कोई भी तरीके की फर्दर ईसीबी रेज़ नहीं कर सकते। कोई भी तरीके का आपको फ्यूचर में ईसीबी रेज़ करने नहीं दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, आपके पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पड़ जाएगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आपका खून चूसने लग जाएगी। आपके अगेंस्ट जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है, वो करना शुरू कर देगी। इसके अलावा आपको कोई भी ऑटोमैटिक रूट से इनवर्ट रेमिटेंस करने से अलाउ नहीं किया जाएगा। अब आप कोई ऑटोमैटिक रूट नहीं होगा। अब आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अप्रूवल रूट ही बचेगा। एंड फाइनली जो भी पैसा देने करने का था ना, भारत सरकार उसके लिए बिल्कुल ज़िम्मेदारी नहीं लेगी। भारत सरकार की उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। उसको कंप्लीटली रिटन ऑफ कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। यानी कि हमारे जो गवर्नमेंट की जो पेमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें वो कहीं पे भी नहीं फिट होगी। तो सर क्या-क्या किया जाएगा? सिंपल ही पॉइंट है 4 कि आपको फ्यूचर में कोई ईसीबी नहीं रेज़ करने दिया जाएगा। आपके पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगा दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, आपका इनवर्ट रेमिटेंस और थ्रू ऑटोमैटिक रूट बंद कर दिया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट कि भाई आउटस्टैंडिंग अमाउंट फ्रॉम
एनी एक्सटर्नल डेट ऑफ द कंट्री से उसको रिमूव कर दिया जाएगा। कंट्री आपके डेट पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। आया ना? इनवर्ट रेमिटेंस का मतलब है फॉरेन से इंडिया में पैसा आना। फॉरेन से इंडिया में पैसे आने को हम लोग इनवर्ट रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है? तो फॉरेन से इंडिया में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू पैसा आना मना कर दिया जाएगा। ठीक है? और सिर्फ अप्रूवल रूट से अलाउ किया जाएगा और ऑटोमेटिक रूट से अलाउ नहीं किया जाएगा। समझे रचित? उफ, बस 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 बस, क्या बात है, क्या बात है सर। चैप्टर खत्म ही होने वाला है। मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरा बच्चा साथ दे रहा है। बस सर, ये एक और टफ चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। आओ लास्ट कुछ पॉइंट बचे वो देखते हैं। सर यहाँ पे पॉइंट आता है, क्या हम ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? क्या ईसीबी को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट किए करना अलाउ होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप ईसीबी को कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने इक्विटी के अंदर तो बिल्कुल अलाउ किया जाएगा। कोई भी तरीके की इसके अंदर कोई भी तरीके की परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। पर कुछ कंडीशंस को डेफिनिटली आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस को आपको सैटिस्फाई करना पड़ेगा। सर क्या कंडीशंस है? आओ देखते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको सेक्टोरल कैप को मीट करना पड़ेगा। आज की डेट में हमारे देश में अगर कभी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो सर हर सेक्टर में इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फॉरेन का बंदा 100% पैसा हमारे किसी भी इंडस्ट्री में लगा सकता है। किसी में 50% की लिमिट है कि सिर्फ आप फॉरेन से मैक्सिमम 50% तक ही अपना इक्विटी दे सकते हैं। फॉरेन में आप सिर्फ मैक्सिमम 50% ऑफ इक्विटी ही बेच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बेच सकते। कुछ में 25% की होती है, कुछ में तो 10-10% की भी होती है और कुछ में 75% तक अलाउ किया जाता है। तो बड़े ही सिंपल बेसिस पे यहाँ पे बोला जाता है कि आपको ये जो सेक्टोरल कैप है, ये जो लिमिट स्पेसिफाई की गई है, आपको इस लिमिट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप इसको ब्रीच नहीं कर सकते, आप इसको तोड़ नहीं सकते। तो भाई अगर आप कभी अपने ईसीबी को भी इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये जो लिमिट्स है ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए, ये कहते हैं। याद हो अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि अभी स्पाइस जेट ने अपने लोन को कन्वर्ट किया है ईसीबी में, तो ऑब्वियसली बात है उनको ये सेक्टोरल कैप की जो लिमिट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि आपको बाकी दूसरे लेंडर्स का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। बाकी जिन्होंने भी आपको पैसा दे के रखा है, जिनसे भी आपने पैसा लेके रखा हुआ है, उनका भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके अलावा क्या कह रहे हैं वो, अगर आपने कभी इंडियन बैंक से कोई लोन लेके रखा है तो आपको आरबीआई की पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। आरबीआई की पॉलिसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। उसके अलावा क्या कह रहे हैं, आपको कॉन्स्टेंटली आरबीआई को रिपोर्टिंग भी करनी है। अगर आप भाई कन्वर्जन कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपको कॉन्स्टेंटली रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। ओके सर। सर एक्सचेंज रेट क्या होगा? अब मान लीजिए आपका बॉन्ड कन्वर्ट किया जा रहा है इक्विटी के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई एक्सचेंज के रेट के हिसाब से कन्वर्ट किया जाएगा। सर वो रेट क्या होगा? ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जिस दिन भी कन्वर्जन हो रहा होगा, जिस दिन भी फाइनली कन्वर्ट किया जा रहा होगा बॉन्ड से इक्विटी के अंदर, तो उस दिन जो भी रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से ही हम रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे। तो अगर मान लो डेट ऑफ कन्वर्जन के दिन चल रहा था इक्विटी का रेट 100 रुपीज और बॉन्ड का रेट 100 रुपीज, तो सॉरी इक्विटी का रेट 100 रुपीज और बॉन्ड का रेट 10 रुपए, तो भाई आपको कितने इक्विटी देना पड़ेगा? कोई बता सकता है? अगर मेरे पास 10 बॉन्ड्स थे तो मेरे को कितने इक्विटी देने पड़ेंगे? ऑब्वियसली बात है सिर्फ एक ही इक्विटी शेयर देना पड़ेगा। हाँ या ना? क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100 और इसका 100 का भाव और इसका 100 का भाव सेम है। तो एक ही इक्विटी मेरे को पे करना पड़ेगा, एक ही इक्विटी देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बार-बार इक्विटी इक्विटी बोल रहा हूँ। इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर, ठीक है ना? तो प्लीज इस चीज पे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इक्विटी शेयर, शेयर इक्विटी क्या बोल रहे हो, है ना? इक्विटी शेयर सेम ही बात है यहाँ पे। इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। आगे क्या कह रहे हैं सर, आपको एप्लीकेबल प्राइसिंग गाइडलाइंस, जो भी वैल्यूएशन गाइडलाइंस है, प्राइसिंग गाइडलाइंस है, उसको आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। उसको भी आपको ठीक ढंग से कैरी आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि अपने मन मर्जी से आपने कोई भी वैल्यू चूज कर ली। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से
जो प्रॉपर इंटरनेशनल वैल्यूअर्स होते हैं उनके हिसाब से आपको वैल्यूएशन करवा के आपको रेट डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि सर एक्टिविटीज ऑफ बोरोअर मस्ट बी अंडर ऑटोमेटिक रूट। अगर आप ऑटोमेटिक रूट, अगर आप एफडीआई के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, अगर आप ऑटोमेटिक रूट में फॉलो करते हो तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप गवर्नमेंट रूट में फॉलो करते हो, यानी कि अगर आप अप्रूवल रूट में फॉल करते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे सिचुएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? गवर्नमेंट की अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। हाँ या ना बोलो? तो भाई अगर आपको इक्विटी को सॉरी अगर आपको ईसीबी को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। सर क्या है? सबसे पहले तो आपका सेक्टोरल कैप जो है वो मीट होना चाहिए, उसके बियॉन्ड आप नहीं कर सकते। अगर आप अप्रूवल रूट में फॉल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप गवर्नमेंट रूट में फॉल करते हो तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। तीसरा पॉइंट, आपको एप्लीकेबल प्राइसिंग गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, वैल्यूएशन का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कॉन्स्टेंटली आरबीआई को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने बाकी लेंडर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड फाइनली 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 अगर आपने इंडियन बैंक से लोन लेके रखा है तो उसकी पॉलिसी भी आपको, आरबीआई की जो पॉलिसी है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। Oof! और इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने लास्ट दो पॉइंट्स पे, जो कि है, यानी लास्ट तीन पॉइंट सॉरी, जो कि है हमारा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एंटिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड ईसीबी फैसिलिटीज फॉर स्टार्टअप्स। सिंपल डिंपल सिंपल डिंपल सिंपल डिंपल पॉइंट्स। चलो सर, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का क्या बोला जा रहा है? मैक्सिमम ऑयल मार्केटिंग कंपनी कितने रुपए तक का ईसीबी रेज कर सकती है? 10 बिलियन डॉलर। ओ माय गॉड। सर कहा हम जनरल ऑटोमेटिक रूट के अंदर 750 मिलियन यूएस डॉलर्स पड़ते हैं, और यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कितना अलाउ कर दिया गया है? 10 बिलियन डॉलर्स। सर पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, इतना ज्यादा पैसा। उसके बाद सर मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड इनके लिए कितना होगा? 3 साल का होगा। और सर इनको कोई भी तरीके की हेजिंग या फिर इंडिविजुअल लिमिट रिक्वायरमेंट्स करने की जरूरत नहीं होगी। सर ये हेजिंग करने का मतलब क्या होता है? हेजिंग एक तरीके का रिस्क मैनेजमेंट का तरीका होता है। अगर कभी भी ऐसा डर लगता है कि कंपनी पैसा पे नहीं कर पाएगी, या कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, या हमें गड़बड़ घोटाला लग रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसके शेयर या फिर इक्विटीज या फिर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की हेजिंग करते हैं। उसका मेन पर्पस ये होता है कि भाई रिस्क आपका डिवाइड हो जाए और किसी भी एक पर्सन पे पूरा का पूरा रिस्क फॉल ना करे। यानी सर क्या ये एक तरीके का इंश्योरेंस होता है क्या? एक तरीके का इंश्योरेंस, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बोला जा सकता है। ठीक है। अगर कोई ऐसी एंटिटी है जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि अभी उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमें लगता है कि उसने कोई घपला वगैरह किया हुआ है और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उसको बोरोइंग करनी है, तो सर उसके ऊपर क्या लिमिट्स वगैरह रहेगी, उसके ऊपर क्या कंडीशंस रहेगी? सबसे पहली चीज तो ऑब्वियस सी बात है, आपको एज पर द पॉलिसी ही रेज करना है। इनको हम लोग यूजुअली ऑटोमेटिक रूट के अंदर पैसा रेज करने से मना कर देते हैं। इनको यूजुअल केसेस में ऑटोमेटिक रूट के अंदर पैसा रेज करने नहीं दिया जाता। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि आपको एडी कैटेगरी बैंक या फिर आरबीआई को हमेशा इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट द पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। अगर आपके अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आपको आरबीआई या फिर एडी कैटेगरी बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जब फॉर्म ईसीबी भरा जाता है, जो फॉर्म होता है जिसके थ्रू आप इन्फॉर्म करते हो आप ईसीबी रेज करना चाहते हो, तो उस फॉर्म में ही एक कॉलम होता है रिगार्डिंग योर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन या फिर पेंडिंग केसेस जो भी आपके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसे सिचुएशन में आपको एडी कैटेगरी बैंक या फिर आरबीआई को बताना पड़ेगा। और सर लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बिफोर अप्रूविंग द प्रपोजल, अगर आरबीआई या फिर एडी कैटेगरी बैंक को प्रपोजल अप्रूव भी करना है तो उसको इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बच्चों? इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन होती है, कोई बता सकता है? इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन सी होती है?
क्या बात है, वेरी गुड, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो वही आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वेरी गुड। उफ, अब मेरे को बता दो, यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो अपन आंसर करेंगे, अदरवाइज फाइनली लास्ट टॉपिक के साथ हम लोग क्लास को एंड करेंगे। जल्दी से एक बार बता दो। सभी लोग मेरे साथ में हैं? क्या तुम मेरे साथ हो? नो सर, सब बढ़िया चल रहा है। तुम देखो, क्या बात है यार, पता ही नहीं चला 2 घंटे कहाँ समाप्त हो गए, और तुम पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। वो एक लाइन भी है ना अच्छी सी, कि मैंने तो चलना शुरू किया, कारवां खुद ही बनता चला गया। तो इसी तरीके से अपन ने बस पढ़ना शुरू किया, और समय कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। बच्चा मन में कह रहा है आपको नहीं पता चला, हमें बड़ा पता चला। हमसे पूछो, जो 3 घंटे पहले जीएसटी पढ़ के आया है उससे पूछो, तब आपको पता चलेगा। चलो, इधर ध्यान दो। सर क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ईटीबी फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप। सर यहाँ पे कहा जा रहा है स्टार्टअप कैन बोरो फंड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया थ्रू ऑटोमेटिक रूट। सर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी पैसा रेज किया जा सकता है स्टार्टअप्स के द्वारा, प्रोवाइडेड उनको कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और उनको सबसे पहले तो किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है एडी कैटेगरी बैंक से लेना पड़ेगा। अब जो स्टार्टअप है ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे पुराने ही पॉइंट्स को रिपीट किया गया है, कुछ भी नया नहीं बोला गया है। अगर आप देखो, एलिजिबिलिटी क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप बाय द गवर्नमेंट। कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो गवर्नमेंट को आपको एज अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज मेच्योरिटी। सर आपका एमएएमपी कितना रहेगा, 3 साल का आपका मेच्योरिटी एवरेज, सॉरी मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड रहेगा। रिकॉग्नाइज लेंडर्स, जो हमने ऊपर 5 लेंडर्स पढ़े, फटाफट इसको, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स, और फिर वो आपका फॉरेन ब्रांचेस या सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाता है। आप कौन सी करेंसी में रेज कर सकते हो, फॉरेन या फिर इंडियन करेंसी, दोनों ही अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने अमाउंट तक रेज कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्योंकि यहाँ पे अलग है थोड़ा सा। आप 3 मिलियन यूएस डॉलर्स तक पर फाइनेंशियल ईयर रेज कर सकते हो। कितना रेज कर सकते हो, 3 मिलियन यूएस डॉलर्स पर फाइनेंशियल ईयर आप रेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कॉस्ट कितना होगा, आप यानी कितना कॉस्ट दे सकते हो फॉर रेजिंग द ईसीबी, एज डिसाइडेड बिटवीन लेंडर्स एंड बोरोवर्स। जो भी ये लोग कॉस्ट डिसाइड करेंगे आपसी मिलके, वो आपका कॉस्ट बन जाएगा। एंड यूज, सर इस पैसे को किस काम के लिए यूज किया जा सकता है, ऑब्वियसली बात है मुजरा देखने के लिए तो इस्तेमाल करोगे नहीं, बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद क्या कह रहे हैं, कन्वर्जन इनटू इक्विटी, क्या इसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑब्वियसली बात है अभी हम पूरा का पूरा ऊपर पढ़ के आए हैं, जो भी ऊपर हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी है उसके हिसाब से आप इसको इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। सर क्या आप जब ईसीबी रेज कर रहे हो और आपसे बोला जा रहा है कि हमें कुछ सिक्योरिटी में दीजिए, तो आप मूवेबल इमूवेबल दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टीज एज अ सिक्योरिटी दे सकते हो, अगेन कोई दिक्कत नहीं है। हेजिंग, सर देयर शुड बी अ प्रॉपर हेजिंग मैकेनिज्म, आपको अपना रिस्क डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, डूबने की चांसेस होती है, तो इसलिए हेजिंग करना जरूरी होता है। कन्वर्जन रेट, आपका जो भी फॉरेन करेंसी टू इंडियन करेंसी कन्वर्जन होगा वो एज पर द एग्रीमेंट होगा, जो भी आप एग्री करोगे भारत सरकार उसको मान लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ले बल्ले। और एक पॉइंट आता है आपका यहाँ पे कि सर किस फॉर्म में आप ईसीबी रेज कर सकते हो, आप चाहो तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लोन, नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, या फिर पार्टली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। प्लीज याद रखना, यहाँ पे फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं आता, यानी अगर कोई इस तरीके का रेस कर रहा है फुल्ली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो बच्चों वो आपका फिर ईसीबी के अंदर नहीं काउंट किया जाएगा, वो ईसीबी के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। तो भाई आपका फॉर्म क्या हो सकता है, लोन वगैरह, या फिर नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स।
और इसके अलावा अगर कोई कंडीशन है तो वो रहेगी एज पर द ECB फ्रेमवर्क। क्या बात है, ओ माय गॉड, लवली लवली लवली। मेरे को एक चीज बताओ, क्या तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? ओ माय गॉड सर, इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म होता है। यानी मेरे को लग रहा है कि अच्छे तरीके से तुम मेरे को बताओगे कि अच्छे से हुआ या नहीं हुआ, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। क्या बात है सर, बच्चे बहुत ही मेहनती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम लोग यहाँ क्लासेस अटेंड कर रहे हो। आई एम श्योर तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा प्राउड होंगे तुम्हारे को लेके कि हमारा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है ना? चलो, क्या कह रहा है, एक सेकंड देख लो बच्चा क्या कहना चाह रहा है। आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। वैसे जो नॉर्मल क्लास में पढ़ते हैं, मेन क्लास में पढ़ते हैं, उनके पास तो ये नोट्स होंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोगों को भी जो ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे, उनको भी ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है बच्चा? थैंक्स अ लॉट सर, ऐसी क्लास में मजा आ जाता है। हमसे ज्यादा मेहनत तो आप करते हो। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर एक नंबर समझ आ गया, एक नंबर आ गया, ठीक है चलो। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आया, बस ऐसे लर्निंग करनी है। वेरी गुड यार, ये सर आप जैसे पढ़ाने वाले हो तो क्यों नहीं समझ आएगा। थैंक यू सो मच साची, इतने प्यारे वर्ड्स तुम लोग लिखते हो यार, अच्छा लगता है तुम लोग जो भी बोलते हो। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट्स, तारा रा रा रा। थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों, आई होप इतना सभी को समझ में आया होगा, सभी लोग वो को दिक्कत नहीं गई होगी। बाकी अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, आप हमेशा पूछ सकते हैं, ठीक है। सर सच में मजा आ गया आपके साथ पढ़ के। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपके इतने काइंड वर्ड्स होते हैं, वही हमें मोटिवेटेड रखते हैं इतना ज्यादा मेहनत करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। तो आज की क्लास फिर हम लोग, ठीक है, चलिए, ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल फॉर द क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।